अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं? जी हाँ, एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, जब मैं इंट्रो स्टार्ट करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जितनी भी सारी ज़रूरी बातें हैं, मालूमात हैं, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा दी जाए, जितनी आगाही आप लोगों को मिल सके उतनी आगाही हम दे दें। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता, तो उसके लिए मुझे कल मेरे फेसबुक पे किसी ने मुझे कमेंट किया, पूछा कि भाई हम आपसे कोई भी सवाल कैसे पूछ सकते हैं। तो जाहिर है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है कि हर कोई नहीं देख पाता, हर कोई हर टाइम अवेलेबल नहीं होता। ऑब्वियसली मैं किस तरीके से इतने सारे मैसेजेस देखूंगी। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपके जहन में ऐसा कोई सवाल है, ऐसी कोई उलझन है, कोई परेशानी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे शो पे कॉल कर सकते हैं, या फिर डेफिनेटली आप हमसे हमारी सोशल साइट पर पूछ सकते हैं। तो जो मेरी टीम है वो डेफिनेटली आपको जवाब देगी। अब कल मुझसे जो है वो ख़वातीन के हवाले से 2-3 लोगों ने जो है वो क्वेश्चन किया, तो आज मैं उसी हवाले से बात करती हूँ कि जी बेटियां जो होती हैं वो कितनी बड़ी स्ट्रेंथ होती हैं किसी फैमिली की, और क्या कुछ करना चाहिए। तो बेटियों को ना सिर्फ पापा की प्रिंसेस नहीं बनना चाहिए, बेटियों को पापा की स्ट्रेंथ भी बनना चाहिए। जो वालिदैन बेटियों को चलना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना सिखाते हैं, वो बेटियां कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। जब वक्त पड़े तो आप अपने वालिदैन की मदद करें, और यही एक पापा की प्रिंसेस का काम होता है कि वो सिर्फ पापा से फरमाइशें ना करे, वो सिर्फ लाडली बनकर ना रहे, वो सिर्फ अपनी मजबूरियां ना बताए, वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात ना बताए, बल्कि अपने पापा से, अपने डैडी से, अपने वालिद से, अपने अब्बू से ये भी पूछे कि उनको कोई परेशानी तो नहीं है, कि उनको उनकी ज़रूरत तो नहीं है। क्या आप अपने वालिदैन को अपना क्वालिटी टाइम देते हैं? क्या आप अपने वालिदैन के लिए अलग से टाइम निकालते हैं? क्या आप अपने वालिदैन से उनकी मेमोरीज़ शेयर करते हैं? क्या आप जितनी भी पापा की प्रिंसेस हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी बेटियां हैं, क्या आप अपने वालिद के साथ बैठ के उनकी फ़ूड इंटेक के बारे में पूछते हैं? क्या आप पूछते हैं कि उनके दिल पर क्या गुजरती है, वो क्या सोचते हैं, उन्हें कहाँ घूमने जाना है? आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनके फ्रेंड्स को बुला के आप उनकी मीटिंग कराते हैं? क्या आप अपने वालिदैन को कहते हैं कि आप अपने स्कूल के दोस्तों से मिलना चाहते हैं? आपकी गैदरिंग कब होती है, आप कब जाते हैं? तो बेटियों का जो काम होता है ना, वो सिर्फ ये नहीं होता कि वो लाडली रहें, बिल्कुल रहें, लेकिन बेटियों का काम ये भी होता है कि जब उनको इतना लाड प्यार किया जाए तो वो उसका रिटर्न एहसान के साथ, नेकी के साथ, मजबूती के साथ और स्ट्रेंथ के साथ दें। हाँ, हमारे भाई होते हैं, हाँ हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हाँ भाई सबके घरों में ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिसकी वजह से बेटियों को परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर बेटियों के ऊपर बात आती है और उनको अपना फ़र्ज़ निभाना है, तो आगे बढ़कर पापा की प्रिंसेस से निकलकर पापा की बहादुर बेटी बनना सीखें। चले जी, आगे बढ़ते हैं और हमारी टॉप स्टोरीज़ जो है वो शेयर करते हैं। तो टॉप स्टोरी में आज क्या है जनाब? टॉप स्टोरी में आज हमारे पास जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं ये है जनाब, मोटरसाइकिल पर खातून समेत दोनों सवारों के लिए हेलमेट लाजमी करार। ये ले, ये एक नई मुसीबत है जी। पहले ही जो बाइकर है, पहले ही जो बाइक वाला है वो तो हेलमेट पहन नहीं रहा, अब जो उसके साथ बैठी होंगी उनको भी हेलमेट पहनना होगा। ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया। तफसीलात जो है हमारी टॉप स्टोरी वाले सेगमेंट में आप ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि उर्दू बाज़ार कराची में सिवरेज का मसला जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है। उर्दू बाज़ार के बड़े सारे मसाइल हैं, कभी लाइट नहीं होती और अब है सिवरेज का मसला। अच्छा जनाब, कराची के उर्दू बाज़ार में सिवरेज का पानी जमा होने से न सिर्फ तलबा की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है, बल्कि दुकानदारों का कारोबार भी शदीद नुकसान का शिकार है। आगे बढ़ते जनाब और एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करते हैं। और ये ख़बर जब मैंने सुनी तो मेरा दिल कर रहा था कि भाई भारत के लिए एक और प्रॉब्लम शुरू हो गई है। पहले तो वो तैयारों से बाहर नहीं निकल रहे थे, अपनी जो हजीमत का सामना उनको मई में करना पड़ा उससे बाहर नहीं निकल रहे थे। अब ये देखिए जी, JF-17 थंडर के दीवाने जो हैं वो भारतीय फ़िज़ाइया के पायलट निकले, पहुंच गए जी JF-17 थंडर के पास तस्वीरें खिंचवाने के लिए। हमारे जो पाक फ़िज़ाइया के एहलकार थे उन्होंने कहा जी चाय शाय पीनी है, उन्होंने कहा चाय नहीं पानी दे दें, क्योंकि अगर चाय पी लेते तो फिर इंडिया में जो है ना एक और फंटास्टिक थी मशहूर हो जाती। तो जी पाक फ़िज़ाइया के, जो भारतीय फ़िज़ाइया के जो एहलकार हैं, जो उनके ऑफिसर्स थे, वो हमारे JF-17 थंडर के दीवाने निकले। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करते हैं। ये है कराची एयरपोर्ट के हवाले से। अच्छा, जैसे क्राइम बढ़ रहे हैं ना, वैसे ही कराची एयरपोर्ट पर
इस तरह की वारदातें बहुत बढ़ रही हैं। अब ये 2 ख़वातीन का मामला है जो कि पकड़ी गई हैं कराची एयरपोर्ट पर। ये तकरीबन 1 किलो जो है वो सोना लेके जा रही थी। इनके एक खातून के पास से $5000 मिले, एक खातून के पास से जो है वो $6000 मिले। तो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि कराची एयरपोर्ट पर इस तरह का क्रैकडाउन किया जा रहा है और इस तरह की ख़वातीन को पकड़ा जा रहा है। और ये जो खबर है इसके ऊपर तफसीली डिस्कशन जो है वो डेफिनेटली हम अब थोड़ी सी देर में करेंगे। अच्छा जी, एक और हाईलाइट है और हाईलाइट ये है कि लोगों को क्या हो गया, ये जाली वीज़ा ले लेके कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ये जनाब रेहान नामी शख्स है जिसका वीज़ा जो है जब ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास गया तो FIA इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने जो है इसको ऑफलोड कर दिया। उसकी रीज़न ये थी कि इसके पास जो लाइसेंस था वो भी जाली था और जिस एजेंट ने इसको ये लाइसेंस दिया था उसने बताया था कि जी इसका जो है वो लाइसेंस किसी मखसूस जगह का है। और फिर उसके बाद पता चला कि जी ये तो वहाँ पर कभी गया ही नहीं लाइसेंस बनाने, तो इसको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो ऑफलोड कर दिया गया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और खबर शेयर करते हैं कराची के हवाले से। कराची के हवाले से तो वैसे बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन अब अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन रिपोर्ट, उसके मुताबिक जो है कराची दुनिया के मेगा सिटीज़ में शामिल होने जा रहा है। मेगा सिटीज़ में शामिल होने जा रहा है, लाइट्स की वजह से नहीं, सफाई की वजह से नहीं, आबादी की वजह से, अपने गैर मामूली फैलाव की वजह से जो है वो कराची अब इस तरह से शामिल होने जा रहा है दुनिया की मेगा सिटीज़ में। लेकिन कब तक शामिल हो जाएगा? 2025 से 2030 के दौरान दुनिया के टॉप 10 मेगा सिटीज़ में शामिल होगा। और अगर 2050 तक मैं बात करूँ ना तो तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख के करीब जो है इसकी आबादी पहुँच जाएगी। तो ये है जनाब सारा सिनेरियो। अच्छा जी, एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करते हैं। यह है MPA सिंध असम्बली के रुकन हैं एजाज साहब, जिन्होंने अब ये शिकायत की है, कंप्लेन की है और इन्होंने ख़त लिखा है बाकायदा और रेंजर्स से जो है मदद मांगी है। मतलब इन्होंने DG रेंजर को ख़त लिखा है कि खुदारा जो औरंगी टाउन में जुए के अड्डे चल रहे हैं, जो अबाश नौजवान हैं, इनसे इलाके के लोगों को छुटकारा दिलाएं क्योंकि वहाँ के जो अवाम है वो खौफ का शिकार हो गए हैं और जो रेंजर्स की नफरी है वो वहाँ पर बढ़ाई जाए। तो इसकी तफसील जो है थोड़ी सी देर में आपके साथ में हम शेयर करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब शेयर करते हैं वेदर अपडेट्स। भाई वेदर अपडेट्स क्या है कि शहर में जो महकमा मौसमियात के मुताबिक रोज़ाना हम आपको एक मिला जुला मौसम ज़रूर बता रहे होते हैं कि रात में खुनकी है एंड ऑल दैट, बट अभी थोड़ा सा ये हुआ है कि वेदर में ज़रा सी ड्राइनेस है अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने फ़ील किया। लेकिन महकमा मौसमियात जो है वो कह रहे हैं कि जी दिन में मौसम कदरे गर्म है, रात में खुनकी है, जबकि आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। और थोड़ी सी देर बाद जो है वो हम आपको बताएंगे कि हमारी जो वेदर फोरकास्ट है वो क्या है। तो 11 बजे मौसम कैसा रहेगा और 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, वेदर फोरकास्ट अभी आपके साथ में शेयर कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। आप बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा 11 बजे है 27 सेंटीग्रेड, 12 बजे है 29 सेंटीग्रेड, 11 बजे 31 और फिर 2 बजे जो है वो 32 सेंटीग्रेड मौसम है। अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपके साथ में शेयर करते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में क्या कुछ है। सिंध हाई कोर्ट में अहम समातें हैं, गैर कानूनी तामीरात के हवाले से जो केसेस हैं वो हैं, फिर तजावुज़ात के केसेस जो है वो हैं। तो ये अहम समातें हम आपके साथ में ज़रूर शेयर करते हैं कि आप लोगों को पता हो कि आज सिंध हाई कोर्ट में कौन कौन से बड़े केसेस जो हैं वो लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं हमें इस हवाले से मैसेज करते कि हमें पता चलना चाहिए कि आज कौन से अहम अदालती जो मामलात हैं या कौन कौन सी समातें जो हैं डिस्कस हो रही है। तो इसमें सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलें जो हैं उन पर भी समात होने जा रही है। तफ्तीशी अफसरान पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे और आइनी बेंच के रूबरू मुलाजमतों से मुतालिक मुख्तलिफ दरखास्तों पर समात होगी। तो कुछ शेयर कर लेते हैं अब आपके साथ में सोने की कीमतें। सोना जो है उसके हवाले से ना ख़वातीन बड़ा कंसर्न रहती हैं। मतलब हर खातून को जो है सोने में इंटरेस्ट है, चाहे कोई ये कहे कि नहीं महंगा हो गया है या हम नहीं पहनना चाहते, लेकिन हर कोई सोना पसंद करता है। लेकिन मसला सारा ये है कि आप ख़रीदेंगे कैसे। अब ख़रीदने के लिए ना भी एक टिप है कि ख़वातीन सोने का सेट कैसे बना सकती हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं आपको सोने के रेट बता रही हूँ। और सोने के रेट जो है वो जनाब कमी हो गई है, इनमें सोने की कीमतों में कमी हो गई है। मुकामी और आलमी मार्केट में सोना फिर सस्ता हो गया है। आलमी मार्केट में सोना $50 कमी के बाद $4042 फ़ी ऑन्स पर आ गया है। इसके अलावा 1 तोला सोना ₹5000 सस्ता हो गया। फ़ी तोला सोने की कीमत $4,26,562 पर आ गई है और 10 ग्राम सोना ₹4286 की कमी के साथ ₹3,65,708 का हो गया है। 1 तोला चांदी ₹93 कमी के साथ ₹5,329 पर आ गई है। अच्छा जनाब,
व्हाट्स गोइंग ऑन इन एजुकेशन सेक्टर। तो एजुकेशन सेक्टर में क्या कुछ हो रहा है, ये जो टॉपिक है ना, हेल्थ एंड एजुकेशन एंड ये जो चाइल्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, दैट्स नियर टू माई हार्ट। यू नो, आई ऑलवेज लाइक टू टॉक अबाउट दिस कि एजुकेशन सेक्टर को बेहतर होना चाहिए, एजुकेशन के मामलात बेहतर होने चाहिए, हेल्थ के मामलात बेहतर होने चाहिए, सेहत के मामलात में बेहतरी होनी चाहिए। अच्छा जी, सेहत और तालीम के जो सेहत और तालीम सूबों के पास ही रहने चाहिए, मुकामी हुकूमतें मजबूत बनाना होंगी। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं, आफ्टर लॉन्ग टाइम उन्होंने इस हवाले से वोकल होकर बात की है और वो कह रहे हैं कि जी 18वीं तरमीम के तहत सेहत और तालीम के शोबे सूबाई हुकूमतों के पास ही रहने चाहिए। पिम्स अस्पताल की नई इमरजेंसी के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने ये सारी जो है वो गुफ्तगू की है। तो जनाब ये सूरत हाल है और आई टोटली एग्री विद मुस्तफ़ा कमाल साहब के सेहत के मामलात जो हैं बाकी बेहतर होने चाहिए। अगर वो कहते हैं सूबों के पास होने चाहिए तो भाई जिसके पास भी हों, लेकिन मामलात को बेहतरी के साथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि सेहत, तालीम और आपका जो सिविक सेंस है, यही मिलकर एक बेहतर माशरा जो है वो तरतीब देते हैं। चलिए जी, अभी मेरा हो गया है टी टाइम, टी ब्रेक, आपका भी टी ब्रेक है, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर ढेर सारी डिस्कशन करेंगे हमारी टॉप स्टोरीज में। कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वाचिंग सीरियल 10। वेलकम बैक और टॉप स्टोरीज के सेगमेंट में खुशामदीद। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट खुर्शीद भाई इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो आपको वेजिटेबल के प्राइस बताते हैं। आपने जाना होगा ग्रोसरी करने के लिए, तो जल्दी से ज़रा वेजिटेबल के प्राइस जो हैं वो सुनते जाएं और ये पता लगाते जाएं कि आज आपने कैसे ख़रीदने हैं। जी सब्जियाँ, टमाटर के जो प्राइस हैं जी आगे हमारे पास 127, आलू है 63 पे, इसके अलावा लहसुन जो है वो 288 पर है, वी हैव अदरक 345, उसके बाद हमारे पास क्या है, गाजर है 100, अच्छा जी, उसके बाद तुरई जो है वो 150 है, फिर उसके बाद क्या है जनाब, लौकी जो है वो 58 है, इसके अलावा फूल गोभी जो है 46 पर है, फिर क्या है जी हमारे पास खीरा जो है वो 115 पर है, और फिर क्या है नेक्स्ट भिंडी 253। अच्छा जी, इसके बाद कौन सी हमारे पास वेजिटेबल आ गई है, प्याज, जिसके हैं बहुत सारे फ़ायदे, 115 पर जो है वो प्याज है। तो आप जब जाएंगे ग्रोसरी करने तो बता दीजिएगा, जब आप महंगी प्याज ले रहे हो, लेनी तो महंगी ही प्याज है, क्योंकि क्या करें, ऐसे ही होता है जब हम ग्रोसरी करने जाते हैं, लेकिन पता ज़रूर होना चाहिए कि हम कितना महंगा और कितना सस्ता ले रहे हैं। जल्दी से चलते हैं और करेंसी रेट जो है वो शेयर करते हैं। तो थोड़ी सी देर में करेंसी रेट्स आपके साथ में शेयर करते हैं कि जो करेंसी के रेट्स हैं वो क्या हैं। तो हमारी स्क्रीन पर थोड़ी सी देर में करेंसी के रेट्स जो हैं वो पॉपअप हो जाएंगे, तो आपको पता चल सकेगा जी करेंसी के जो रेट्स हैं उसमें क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ है। अच्छा जी, खुर्शीद भाई भी इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ गए 190, कैनेडियन डॉलर 212, इसके अलावा यूरो जो है 335 पर है, कुवैती दिनार 922 पर है, एंड क्या है जी हमारे पास नेक्स्ट। अच्छा जी, चलें अभी खुर्शीद भाई से हम डिस्कशन कर लेते हैं। खुर्शीद भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? आपने कुछ देर पहले कुछ देर कबल जो है वो सब्जियों के रेट्स बता रही थी। जी 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 जी, अल्लाह करे इन नर्ख पर जो है वो सब्जियां आवाम को मैसर आ सकें। और मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरी रूटीन है कि नमाज फजर के बाद जो है वो मैं मार्केट चला जाता हूँ और फिर क्योंकि ऑफिस आने से पहले कुछ जी सब्जियां और जो फल हैं वो मैं फ्रेश ही लेता हूँ। सही, मैं स्टोर नहीं करता फ्रिज वगैरह में, क्योंकि जब मार्केट करीब हो आपके तो फिर चले जाना चाहिए। और ये बड़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी भी है कि आप सुबह जा रहे हैं उठ के सब्जी खरीद रहे हैं। आपको फ्रिज की सब्जियां जो है ना वो मुनासिब नहीं रहती। तो आज मैंने जो टमाटर खरीदा है वो 200 रुपए किलो खरीदा है। 200 रुपए किलो टमाटर आपने खरीदा है? जी, और जो गाजर है वो मैंने 180 रुपए किलो खरीदी है। अच्छा, ठीक है। इसी तरह दीगर जो सब्जियों के रेट हैं, खीरा 180 रुपए किलो लिया है। तमाम आप सब्जियों की जो नर्ख हैं वो सरकारी कीमतें होती हैं। एक तो वो आवेदा नहीं की हुई किसी भी सब्जी फरोश ने अपनी जो उसका ठिया है, दुकान है, वहाँ पर उसने कोई सरकारी जो कमिश्नर कराची का रेट है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने ये रेट आवेदन कर भी दिए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो नर्ख सरकार ने दिए हैं इस पर तो सब्जियाँ उसने बेचनी नहीं है और ना ही उससे किसी ने पूछने आना है। तो ये अलमिया कह लीजिए कि ना उससे कोई पूछने आएगा। कमिश्नर साहब भी जो है वो 10 बजे आते ही मीटिंग शुरू हो जाती है उनकी। हाँ। मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूँगा कि कमिश्नर कराची हो, उनके असिस्टेंट कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, मेरे भाई हो, कि आप अपने कमरों से निकलें और मार्केट का विजिट करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये रमज़ान में विजिट इनके ऊपर अलाउ नहीं है। पूरे साल ये पूरी एक कैंपेन होनी चाहिए इनकी कि वो जो सब्जियों के, फलों के, गोश्त के रेट्स को विज़िट करें, वॉच करें और फिर उनको यकीनी बनाएं जो सरकार की गलती। क्योंकि देखें पूरा साल हुकूमत की रेट को चैलेंज होता है। हाँ। एक छोटा छोटा रेडी बान भी चैलेंज कर रहा होता है, बड़ी दुकान वाला भी चैलेंज कर रहा होता है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है।
सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, सब्जियों की जो बात की है ना, मुझे उस टाइम पर बड़ी हैरत भी होती है और इंसान अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा होता है कि कम से कम आपके पास मालूमात तो है। जब आपको सामने से कोई बेवकूफ़ बना रहा हो ना, या आपके सामने कोई इस तरह से बात कह रहा हो, तो पहले तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने आपको इतनी अकल दी है और नॉलेज दी है कि आप सामने वाली की बात को अगर नहीं कुछ कह सकते तो कम से कम आप समझ के हंस तो सकते हैं, या कम से कम आप समझ के उसको सोच तो सकते हैं कि ये देखें ये कितने मिसगाइडेड हैं। सब्जी वाले ऐसे बता रहे होते हैं कि जैसे बेचारे पता नहीं कितनी उनके ऊपर मुसीबत है और बाजी पीछे से ही महंगा आ रहा है, मैं क्या करूं, प्राइस आप ये देखें। अब उन्हें ये नहीं पता कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको एक्चुअल में जो प्राइस है, जो गवर्नमेंट की प्राइस लिस्ट होती है उसके प्राइस पता है। तो उस वक्त ना आप उस टाइम आपकी सिचुएशन ऐसी हो रही थी कि मैं क्या क्या बहस बिल्कुल ऐसी है। हाँ, वो आपको बता रहा होता है जो है ना वो मुआशी हालात पीछे से जो सारा कुछ सुबह से उसके साथ हो रहा था, बाजी गाड़ी गई, ट्रक आया तो इतना महंगा मिला, तो ये सारा कुछ हुआ। तो उस टाइम आप सोच रहे थे कि अब मैं इससे क्या बात। अगर आप 1972 या 75 के अखबार में देखें तो उसकी जो मेन सुर्खी होती थी तो उसमें ये लिखा होता था कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, और आज भी वही सुर्खी है। हाँ, तो इसी तरह सब्जी फरोश, फल फरोश के भी यही जुमला होता है, भाई हमें पीछे से बहुत महंगा मिल रहा है। वही ना, कभी ये दूसरा जुमला कोई कहता ही नहीं है ना। अच्छा, उससे पूछो अभी तुम्हारे पास जो गवर्नमेंट ने प्राइस दिए वो क्या रहे, उसको छोड़े भाई, हमें तो ये मिल रहा है, आप छोड़े ना। हम नहीं जानते उन प्राइस को। तो ये वाला और आपको इस रेट पे अगर सब्जी चाहिए तो कमिश्नर से जाके ले लें। हाँ बिल्कुल। और अच्छा, अगर ज्यादा ही उसको फील हो जाएगा ना कि कोई ऐसी बाजी आ गई है पता ही है, कुछ ज्यादा ही जानती है, तो वो जो उनका जो बोर्ड लगा होता है ना वो पलट देते हैं, वो फ्लिप कर देते हैं ताकि उनको पता चले अच्छा ये जानते हैं तो इनके लिए ये वाले प्राइस आ जाएंगे। लेकिन फिर भी सब्जी उस प्राइस पे नहीं मिलती, बस वो मेंशन कर देते कि देखें ये है तो ये, लेकिन हम क्या करें, महंगा मिल रहा है। अच्छा जी, एक और टेंशन आ गई है अभी कराची हाइट्स के लिए। यहाँ तो जो बाइकर्स हैं उनसे हेलमेट नहीं पहना जाता। अब उनके पीछे जो लोग बैठ रहे हैं, यानी ख़वातीन भी, वो कैसे कैरी करें? ये तो मतलब जो खबर है, लोगों ने बड़ी इस हवाले से रिएक्शन दिए। बिल्कुल, देखें ये खबर तो अचंभे वाली लग रही है और हैरानकुन खबर लग रही है, लेकिन इसमें पॉजिटिव पहलू ये है कि आपके साथ जो बैठने वाला फ़र्द है, आपके साथ अगर आपकी वाइफ बैठी हैं, आपके भाई बैठे हैं, आपके दोस्त बैठे हैं, तो अब ये उसके लिए मुश्किल तो ज़रूर होगा ज़रा, क्योंकि आप तो मुस्तकिल बाइकर हैं, आप तो मुस्तकिल घर से निकलते हैं, लेकिन अगर आपके दोस्त आपको कहीं मिल जाता है या आपके घर कोई मिलने के लिए आपसे आया और आपसे वो कहता है मुझे बस स्टॉप तक ड्रॉप कर दें या कहीं मेरे साथ चल पड़ें आप, तो उसके लिए अलग से हेलमेट लेना और उसके लिए अलग से हेलमेट कैरी करना ये इंतहाई मुश्किल काम है जी। अब क्योंकि सेफ्टी अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर खुदा न खास्ता अगर आपकी बाइक गिरती है और उसके नतीजे में आपके सर पर चोट लगती है तो ये ख़तरनाक बात होती है, क्योंकि जो ड्राइवर होता है, जो बाइक चला रहा होता है, उसके पास तो हेलमेट होगा, लेकिन जो आपके साथ पीछे बैठा हुआ है बंदा, जो भी अच्छा, इसमें प्रॉब्लम जो इन्होंने ख़वातीन को मेंशन किया ना, उसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है कि ख़वातीन ज़्यादा सीरियस हैं इस मामले में कि वो रूल फॉलो कर लेंगे, वो कर लेंगे रूल फॉलो। लेकिन जो इशू आएगा वो आएगा कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो उनके पास जैसे उन्होंने कोई सामान कैरी किया हुआ है या बच्चा है वो बाइक पे बिठा के लेके जा रहे हैं, तो उनको उनकी टेक केयर करना विद द हेलमेट, ये थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होगा। और फिर बात ये है कि जब सेफ्टी की बात होती है तो फिर उस रूल के ऊपर तो कोई नहीं आर्ग्यू किया जा सकता। ख़वातीन वाला मामला है ना, उसमें ख़वातीन बैठती हैं यूं करके, मतलब उनका रुख जो है वो दूसरी तरफ होता है। और अगर खुदा न खास्ता उनका दुपट्टा या उनकी जो ट्राउजर है वो अगर व्हील में आती है तो वो गिर जाती है, तो उनका गिरना बहुत आसान हो जाता है। थोड़ी सी अगर बाइक तेज हुई या कोई किसी ने अगर हिट किया है तो ख़वातीन जल्दी गिर जाती हैं। तो सबसे पहले जो उनको जो नुकसान पहुंचता है उनके सर पर पहुंचता है, लेकिन क्योंकि आप तो दोनों हैंडल कैरी कर रहे होते हैं, ड्राइवर होता है उसके हाथ दोनों काबू होते हैं, जब वो गिरते हैं तो किसी न किसी हद तक उनको जो है वो बचत हो जाती है। लेकिन अगर कोई खातून गिरती है बाइक से तो सबसे पहले उसको हेड इंजरी होती है। तो इस सेंस में तो ये एक पॉजिटिव पहलू है कि चले आप अगर कोई खातून हेलमेट पहनकर बाइक पर सवार हो रही है, जा रही है, अगर खुदा न खास्ता वो गिरती है, बहुत सारे बेशुमार हादसा ऐसे हुए हैं। कराची यूनिवर्सिटी से एक तालबा थी, हमारे दोस्त उनकी बहन थी, पेपर्स दे के निकले थे फाइनल ईयर के, तो और वो इसी तरह उनका जो अबाया था वो व्हील में आया और वो नीचे गिर गई, सामने से व्हील ट्रॉलर आ रहा था, उसने उनको कुचल दिया। तो एक तो ये हेड इंजरी से वो बच जाएंगी अगर ये खातून कोई भी इस पर हेलमेट वेयर करे। आई थिंक उस सेंस में आप ये कह लीजिए में जो है ना रूल फॉलो करने चाहिए। अब आपको 2 हेलमेट रखने पड़ेंगे, चाहिए रूल फॉलो 2 से 3 हेलमेट आपको एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे। घर में अगर आपको कोई मेहमान भी आ जाए तो आपको उसको वेयर करवाना है। और डेफिनेटली जो ख़वातीन है उनके हिसाब से जो हेलमेट है वो तरीके से बनाया जाएगा या उनकी मार्केट में अवेलेबल है, ओवरऑल देख के बनाया जाएगा, अवेलेबल भी है। अब अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात कर लें या दीगर ममालिक में बात कर लें, वहाँ पे अगर 2 लड़कियाँ भी, एक बाइकर है फीमेल बाइकर, अगर उसके पीछे दूसरी लड़की बैठी हुई तो उसने भी हेलमेट पहना होता है। मतलब
मतलब ये पाकिस्तान में या कराची में जो है ना एक नई सी बात है, लेकिन ओवरऑल दुनिया में ऐसी कोई नई बात नहीं है। दुनिया में इसी तरह होता है, लोग जब ड्राइविंग सेफ्टी करते हैं तो इस बात का पूरा ख्याल करते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इस तरह से भी है कि जो आपकी ड्राइविंग सीट पे यानी कार पे आपके साथ बैठा हुआ है, अगर आपने भी सीट बेल्ट बांधी हुई है तो दूसरे को भी सीट बेल्ट बांधना अब लाजमी है। तो ट्रैफिक के जो कवानीन हैं वो वाकई काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं। ये अवाम की बेहतरी के लिए है, अवाम की सहूलत के लिए है, उनकी सेहत के लिए, हादसात से बचने के लिए है। अच्छा जी, एक और ख़बर जो है वो भी शेयर करते हैं और ये खबर है जी कराची एयरपोर्ट पर 2 ख़वातीन से 1 करोड़ रुपए मालियत का सोना और गैर मुल्की करेंसी जो है वो जब्त कर ली गई है। अब ये 2 ख़वातीन थी जो कराची एयरपोर्ट पर पकड़ी गई, इस तरह की कार्रवाई कर रही थी, लेके जा रही थी डॉलर से इनके पास ऑलमोस्ट। तो अब जिस तरह से ये क्रैकडाउन होता है और इन लोगों को कराची एयरपोर्ट पर पकड़ लिया जाता है, उसके बावजूद भी आप देखें कि कहते हैं ना कि अगर आप एक दफ़ा पकड़ लें, एक दफ़ा रूल बना दें तो बाकी अलर्ट हो जाते हैं या क्राइम कम हो जाता है। वो क्राइम कम नहीं हो रहा, एक के बाद एक इस तरह की खबर सामने आती है कराची एयरपोर्ट के हवाले से कि जी किसी को जाली वीज़े पे ऑफलोड कर दिया। अभी एक और खबर भी है जिसमें जाली वीज़े पे भी ऑफलोड किया है। एक रेहान नामी शख्स है जिसके पास जो है वो जाली लाइसेंस था। अच्छा, वो कहता है उसको एजेंट नहीं बना के दिया था। तो अगर मैं इन दोनों खबरों के ऊपर भी बात करूँ तो आप कैसे देख रहे हैं कि ये इतनी वारदातें और इतनी दीदा दिलेरी, ये माफिया को कम क्यों नहीं होता, ये माफिया ख़त्म क्यों नहीं होते? क्योंकि कोई तो इनके पीछे होता है ना जो पकड़े जाने के बाद फिर दोबारा से इनको किसी और को तैयार करता है इस तरह के कामों के लिए। देखिए, ये कल वाक़या हुआ था। हाँ। कराची इंटरनेशनल लाउंज है वहाँ पर, और उसमें कस्टम प्रिवेंटिव ने इस पर जो सर्चिंग की, जब इनकी दोनों जो खवातीन थी मनाल और रमनाल जी जी तो उनकी जो बैग्स की तलाशी ली गई तो उनसे कुछ सवाल किए गए, तो उन्होंने जो जवाबात दिए वो तसल्ली बख्श नहीं थे। अच्छा, फिर हमारे कस्टम प्रिवेंटिव के जो लोग हैं और ज़ाहिर है उनका दिन रात यही काम है, मुसाफिरों की जाँच पड़ताल करना और उनके चेहरे पढ़ना, चेहरा शनासी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें दोनों जो खातून थी, खवातीन, उनके बैग से सोना निकला। हाँ। और गैर मुल्की करेंसी निकली, डॉलर थे और कुछ दीगर वाले की करेंसी थी। तो कुल मालियत पाकिस्तान की जो बनती है उनकी अगर तखमीना लगाया जाए तो 11 करोड़ रुपए की वो मालियत बनती है। 1 करोड़ की मालियत नहीं है उनकी। 11 करोड़ रुपए की मालियत का वो सामान बनता है जो टोटल दोनों खवातीन से बरामद हुआ है। हाँ। और उस सामान को कस्टम हुकाम ने अप्रीहेंड कर लिया। हाँ। और फिर जो है उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। मज़ीद उसकी कानूनी कार्रवाइयाँ उसके हवाले से जारी हैं। दूसरा जो FIA ने पकड़ा है जाली वीज़ा, देखें आवाम इस बात को आवाम को समझ लेना चाहिए। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि वो एजेंट के हाथों ना अपने आप को फ़रोख्त करें। एजेंट्स करते क्या है कि वो आजकल तो आपको अंदाज़ा ये कि प्रिंटेड हर चीज़ हो जाती है और उसकी लॉ है, उसका लोगो है, वो भी ऐसा डिज़ाइन करके वो पेस्ट करते हैं कि आपको लगता है कि वीज़ा बहुत असली है। हाँ। और आपसे वो 8-10 लाख रुपए हथियार लेते हैं। इसी तरह के ये फ्रॉड जो है ना वो आए दिन एजेंट्स, माफिया और ट्रैवल एजेंट्स के बाहर भी बहुत से लोग मौजूद होते हैं। तो खुदारा इस बात को मद्देनज़र रखें कि अगर आपको वीज़ा चाहिए तो प्रॉपर जो ट्रैवल एजेंट हैं, जो रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनके पर जाएं और वहाँ से वो आप अप्लाई करें। या फिर अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे होने की बुनियाद का आप फ़ायदा उठाएं और आप जो है वो इंटरनेट पर सर्चिंग करें। पढ़े लिखे से मुराद ये नहीं होती कि हर चीज़ में आपको PhD या मास्टर्स करना ही लाजमी है। कम से कम इतना तो पढ़ लें कि शऊर आ जाए आपके पास। जी, कम से कम शऊर तो हो ना आपके पास, इतना तो पता हो कि अगर आप किसी एजेंट के पास गए और वीज़ा लगवाने गए तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि वो कितना रिलायबल है, कितना ऑथेंटिक है। आप जा रहे हैं तो आप अपना जो वीज़ा प्रोसेस है या आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 2-4 और लोगों को दिखा दें जो रिलायबल लोग हैं। हर चीज़ आपकी वेबसाइट पर मौजूद है। अगर आपको UAE जाना है, आपको विजिट वीज़ा चाहिए, आपको वहाँ पर जो है वो मुस्तकिल रहने का वीज़ा चाहिए, तो तमाम चीज़ें आपकी उस वेबसाइट पर मौजूद हैं। जो कि अच्छा, अगर आपको मज़ीद तशफ़ी करनी है, आपको तसल्ली करनी है, तो आप यू कैन गो उनकी एम्बेसी चले जाएं। आप वहाँ पर काउंटर पे जो है वो रिसेप्शन पे उनके इन्फॉर्मेशन सेंटर बने हुए हैं, आप पता कर लें कि भाई ये मेरी कागजात की स्क्रूटनी 10 लाख रुपए एजेंट को देना मंजूर है, लेकिन यहाँ से 500 रुपए अगर आप टैक्सी को दें और आप एम्बेसी चले जाएं, हाँ, वो मंजूर नहीं है। वो मंजूर नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, मसला सारा ये होता है ना कि हर चीज़ में शॉर्टकट चाहिए, हर चीज़ में बस काम कम हो जाए। अगर मुल्क से बाहर भी जा रहे हैं तो बस कोई घर पे लाके वीज़ा दे दे, कोई टिकट दे दे और प्लेन में बैठ के फिर उतर जाए, चाहे वहाँ पर कितनी मुसीबतें हों, वहाँ पर दिन रात काम करना पड़े, वहाँ पे पैदल चलना पड़े, भूखा रहना हो, वहाँ पर सोने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, वहाँ सब ठीक है। लेकिन अपने मुल्क में अच्छे खासे पैसे हैं, अपने मुल्क में चीज़ें हो सकती हैं। नहीं जी, हमें यहाँ काम नहीं करना, बस हम किसी को पैसे दे दें, घर वालों से कर्जे ले लें, किसी से कर्जा ले लें, कुछ भी कर लें, पैसे दें और बाहर चले जाएं। जैसे ऐसे ही बिल्कुल। देखें, ये हमारा एक हासिल कौम, एक ये
मामला बन गया है कि हम कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। सही। हमारी जो सुस्ती काहिली आप कह लें इसको, कि हम हर चीज़ जो है वो रिमोट एरियाज में चाहिए हमें, हम बटन दबाया और बल्ब ऑन हो जाए, फैन ऑन हो जाए, भाई आपको थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ेगी, आपको घर से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, किसी से मालूमात लेनी पड़ेगी, किसी जी शोर इंसान को जिसको इस बात का इल्म हो, इदराक हो कि आप वहाँ जाएँ, आप वहाँ पर मालूमात लें। हर एम्बेसी में इन्फॉर्मेशन सेंटर बाकायदा प्रॉपर बनाया गया है। ऐसा नहीं कि वो आपको झड़क देंगे या कहेंगे ये अभी टाइम नहीं है। तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड की चीज़ें लिखी हुई भी होती हैं, बिल बोर्ड्स भी लगाए हुए होते हैं, उन्होंने पेनाफिक्स भी लगाए हुए होते हैं, और फिर जो इन्फॉर्मेशन सेंटर पे जो भी साहिब या साहिबा बैठी होती हैं वो आपको मुकम्मल रहनुमाई देती हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप फला जगह चले जाइए, वहाँ से मेडिकल होगा आपका, फिर आपकी बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक करने के बाद आपका जो है वीज़ा प्रोसेस होगा, उसके बाद देन आपका जो है प्रोटेक्टर होगा जो शारा फैसल पे मौजूद है। तो तमाम जगहों पर मैंने खुद भी विजिट्स किए हैं, मैं जाता रहता हूँ मुख्तलिफ खबर की नौयत के एतबार से, और जो मुख्तलिफ लोगों के केसेस रिपोर्ट होते हैं उनको भी हम थोड़ा सा उसकी नब्ज़ में भी हाथ रखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हम पहुंच जाते हैं। तो ये प्रोसेस जब हमें थोड़ा सा इल्म है, इस बात का इदराक है, तो कम से कम, और अब क्योंकि दौर जदीद है, आप चैट GPT है, फिर इंटरनेट सर्विसेज हैं, तो और उस वेबसाइट के हमारे से तमाम नंबर्स मौजूद हैं। अगर आप नहीं भी जाना चाहते तो आप यू कैन कॉल एम्बेसी, UAE की एम्बेसी है, दुबई एम्बेसी है, सऊदी एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी, तमाम एम्बेसीज में जाके पूछ सकते हैं। आपके अपने मुल्क की एम्बेसी है, भाई वहाँ जाके पता कर लें कि ये कागजात मेरे ठीक है या नहीं है, इसमें कोई ऐसी मुसीबत नहीं है। लेकिन कहीं और जाके पकड़े जाना, ऑफलोड हो जाना, 10 किस्म के मसाइल, उससे बाहर निकले। अच्छा जी, दुबई में जो एयर शो हुआ है उसमें जो पाक फ़िज़ाइयाँ हैं उनके तैयारों की धूम है, और दूसरी तरफ भारत में इस हवाले से काफ़ी रोना धोना है। क्यों ऐसा है ये जानेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई लेबर कवानीन के हवाले से हमारे मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, सूरत हाल कैसी है। कल भी हम इस हवाले से चाइल्ड लेबर के हवाले से बात कर रहे थे, और जो लेबर कवानीन होते हैं या जो ये मज़दूरों के मसाइल होते हैं ना, ये बहुत अहम होते हैं और इनको डिस्कस करने की बड़ी ज़रूरत होती है। एंड ओवरऑल किस तरीके से हम मुआशी तौर पर तरक्की कर सकते हैं, किस तरीके से जो है वो मईशत का पहिया आगे बढ़ सकता है, इस पर बात करने के लिए जो है वो हमारे साथ इखलाक हाशमी साहब मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज़ में। मरकज़ी रहनुमा है लेबर विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे आप? ठीक है, बिल्कुल दुआ चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि बेसिकली जो ये मज़दूर, जितनी भी मज़दूर तबका है, लेबर यूनियन है, इनके इन जनरल राइट्स क्या हैं और किस तरह से इनके साथ में जो है वो ट्रीट करना चाहिए, या लोगों को इनसे किस तरह से काम लेना चाहिए कि इनकी वजह से हमारी जो मईशत है वो आगे बढ़े, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी हैं, ये बड़ा अहम जो है ना वो पार्ट है इस माशरे का। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस टाइम पाकिस्तान की जो मज़दूरों की तादाद जो है ना वो तकरीबन को 8 से 9 करोड़ पे पहुंच चुकी है। इसमें मैं बच्चे चाइल्ड लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं इसके अलावा ये फैक्ट्री ओनर्स और ये फैक्ट्रियों के अंदर ये इसकी बात में वो तो एक अलग आप देखें जब 8 से 9 करोड़ एक बहुत बड़ी तादाद है जो नहीं है, तो लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि लेबर्स के मसाइल पे आज तक कोई जो है बात नहीं करता। हालांकि फैक्ट्री ओनर है, अब एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री बनाता है, 3 फैक्ट्री बनाता है। अभी भी पीछे दिनों मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब वज़ीर ख़ज़ाना ने हमारे कहा कि जी हम तो लेबर पॉलिसी की तरफ जा रहे थे, लेकिन ये नहीं तनख्वाहों की तरफ, लेकिन हमें मना किया गया। यानी कि आप देखें ना कितनी बड़ी बात है कि इसका मतलब है कि हमारे जो कानून के ऊपर, लेबर कानून या तनख्वाहों के ऊपर भी अभी भी सरमायाकारों का, ये जो सरमायाकार हैं इनका अभी भी यानी कि इतने चलता है कि वो जिसकी तनख्वाहें बढ़ाने दें या ना बढ़ाने दें। दूसरे नंबर पर आपने बात की चाइल्ड लेबर्स के, पूरे पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर्स का बहुत बड़ा मसला है। छोटे छोटे बच्चे 11-12 साल के बच्चे जो ना आपको देखें, मोटरसाइकिल की जो काम कर रहा है, कोई वर्कशॉप में काम कर रहा है, और उसके बाद हम आ जाते हैं ईंटों के भट्टे जो हैं पंजाब में ख़ास तौर पे जो है वहाँ पे ये चाइल्ड लेबर, बल्कि पूरी फैमिलीज़ को जो है ये ख़रीद लेते हैं, साल के लिए चंद पैसे देते हैं और एडवांस में पूरी फैमिली से काम लेते हैं। तो ये देखें एक तरफ जो है ना मज़दूर जो है ना पाकिस्तान की तरक्की में अहम उसका रोल है यहाँ पे, लेकिन आज ये देखें कि आज भी मैं आपको बता दूँ गारंटी के साथ कि मज़दूर को जो ना 20 से 22 हज़ार से तनख्वाह ज़्यादा नहीं मिलती। सही। जबकि हम कहते हैं कि 37,000 तनख्वाह हमने मुकर्रर कर दिए। अच्छा, उसके बाद कानून ये फैक्ट्री ओनर ने क्या किया है कि ठेकेदारी निज़ाम कायम कर दिया है। इसकी तरफ कोई गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है। ठेकेदारी ठेके निज़ाम में ये होता है कि आपका अगर 37,000 रुपये गवर्नमेंट दे रही है, तो वो क्या करता है कि 20,000 22,000 रुपये जो है मज़दूर को उठाता है। उसमें कोई मेडिकल नहीं होता, कोई भी उसे जो सहूलतें मिलनी चाहिए कोई सहूलत नहीं होती।
और एक मज़दूर जो है ना एक छोटे से घर में 60 गज़ के घर में 80 गज़ के घर में रहता है, उसके कितने बच्चे हैं। और आप मुझे बताएं बजट बना के दिखा दें 22,000 के अंदर ना, तो हमने काफ़ी जगह ये आवाज़ें उठाई भी है। बल्कि यहाँ जब अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब, अवारी टावर में हमारी उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी जो हमारे यूनियन लीडर्स थे उनसे मुलाकात कराई। तो ये उन्होंने वादा हमारे से किया था कि जब मैं अगर वज़ीर-ए-आज़म बना, अल्लाह ताला ने मुझे बनाया, तो नंबर 1 तो एक तो मैं कराची के रोशनी का शहर बनाऊंगा ऐसे दोबारा से। हाँ। और नंबर 2 दोबारा भी उन्होंने यहाँ पे आके रेलवे के वाले से रेलवे नंबर 2 जो है नंबर 2 जो उन्होंने कहा कि जो है ना ये लेबर्स पॉलिसी हम लेकर आएंगे नई। हाँ। तो हमने काफ़ी लेटर्स लिखे हैं, जबकि उसके बरक्स मरीम नवाज़ को जो हमने ख़त किताबत की, हाँ। उसका ये असर हुआ कि उन्होंने एक वहाँ पे मज़दूरों के लिए कॉलोनीज बना रही हैं अपना उन्हें। अच्छा, मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर रिस्पांस आया कि जब आपने मरीम नवाज को नहीं, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और पंजाब में बहुत ठीक ठाक काम हो रहा है इसके ऊपर। सही। तो मजदूर कार्ड भी हमें खाली की तरफ जा रहे हैं, कॉलोनीज बना के दे रहे हैं। नून कराची में क्या उनके प्लान्स हैं करने के, क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी है कि ये जो हमारा जो ये लेबर तबका है इनके हालात बेहतर हों, मईशत के हवाले से बेहतरी आए? व्हाट आर योर प्लान्स? और आप अभी इस सिलसिले में आप कर क्या रहे हैं? अभी तक जितनी आपने रिजर्वेशन शो की है, तो इस सिलसिले में आप लोग क्या करें? सबसे मसला प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि 18वीं तरमीम के बाद तो ये हुकूमतें जो ना सूबाई हुकूमतें खुद मुख्तियार हो चुकी हैं ना। अब उसमें हम जितना भी हम शोर मचाएं, जैसे कि मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ कि नादर बाईपास में हज़ारों फ्लैट्स हैं बने हुए जो ना अरसा दराज से बने हुए, उसकी यहाँ तक के लोग खिड़कियाँ और दरवाजे भी ले गए निकाल के। हाँ। वो देने के लिए तैयार नहीं है गवर्नमेंट ने। उसके बाद आप आ जाते हैं कायदाबाद में। सही। कायदाबाद में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मजदूरों के लिए बहुत खूबसूरत किस्म के फ्लैट बनाए। अच्छा। डबल स्टोरी थे वो। हाँ। उसके ऊपर कब्जा हो चुका है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ गुलशन इकबाल में, नहीं अपना सपूरा से थोड़ा सा आगे जाएँ तो वहाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बहुत प्यारे नहीं के फ्लैट बने, उस पर भी कब्जे हैं। तो उसका कोई प्रॉपर जो ना जब सुबह इस हवाले से आप लोग बात क्यों नहीं करते? ये अपने जो रिजर्वेशन है ये कब्जे हो गए, मतलब मजदूरों के अपार्टमेंट दिए नवाज शरीफ साहब ने बना के, उसके ऊपर कब्जा हो गया, तो ये कंसर्न आगे लोगों तक मुतल्लिका हुकाम तक पहुंचाएं, उनको कहें कि ये मैटर सॉल्व करें, क्योंकि इन दी एंड मजदूरों के हालात तो बेहतर करने हैं। इन दी एंड अगर आपके मजदूर जो है वो तरक्की करेंगे तो आपके मईशत के लिए ये बड़ा। मैं आपको बता दूं कि हर फोरम पे हम ये आवाज़ उठाते हैं, लेटरबाजी करते हैं, हुकूमत को बताते हैं कि भी ये कुछ हो रहा है, सूबाई हुकूमत नहीं कर रही है, और सूबाई हुकूमत को भी बताते हैं कि भी आप फ्लैट जब आपने बना दिए तो उन्हें फ्लैट्सों को कम से कम आप एक सवाब का काम ले लेंगे, मजदूरों को आप उनके हैंड ओवर कर दें। अच्छा, उसके बाद ना जो नवाज शरीफ साहब ने बनाए थे उन्हें खाली करा के वो मजदूरों को कुरानंदाजी में दे रहे हैं। कोई फ़ायदा तो होना कोई, लेकिन ये कोई इस तरफ जो ना मैं बता दूँ किसी की जो ना मरकज़ मेरी अपनी हुकूमत है वो, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है इसकी तरफ। आपकी अपनी हुकूमत में ही अगर इस तरह से हो रहा है सर कि कोई सुन नहीं रहा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये मैटर कैसे सॉल्व होगा? आप लोगों को तो टेबल टॉक करनी चाहिए, लोगों को लेके। नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी चंद दिन के बाद हमने जाना है वहाँ पे, और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि, और हम बार बार याद करा रहे हैं कि आपने लेबर पॉलिसी का, क्योंकि जाहिर सी बात है मरकज़ के अंदर भी आपको पता है प्रॉब्लम है काफ़ी, आए दिन तो कोई ना कोई मसले रहते हैं वहाँ पर। तो वो शहबाज शरीफ साहब कहाँ जो ना उन्हें कोई फुर्सत नहीं लेने दे रहा कि वो सही तरफ जो ना चल पड़े, जो ना कोई रोज़ाना का मसले मसाइल हैं मरकज़ के अंदर जो ना वहाँ। तो ये कि अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी ज़ाहिर हुकूमत जिस तरह मजबूत हुई है हमारी, और वज़ीर-ए-आज़म साहब भी तकरीबन कुछ रिलैक्स होने मिला है, तो अब इंशाल्लाह हम बात करेंगे और इसके ऊपर लेबर पॉलिसी भी बनाएंगे। और देखिए कराची के अंदर मैंने उन्हें कहा था कि कराची के अंदर ज़मीनों के ऊपर कब्जे हो रहे हैं, हज़ारों एकड़ पर कब्जा हो रहा है। तो आप कम से कम आप चंद हज़ार गज जो ना वो चंद हज़ार एकड़ जो ना ज़मीन मजदूरों के लिए वक्फ कर दें, उनसे आप लें पैसे लें, हम ये नहीं कहते। आप 80 गज का उन्हें घर बना के दें, आसान किश्तों के अंदर आप उन्हें जो है वो घर दे दें, और उसके बाद वहाँ से जो ना कन्वेंस से जो ना शर्जील मेमन साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके बाद उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ गाड़ियाँ वहाँ चला दें मजदूरों के लिए। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा मजदूर को, जो ना एक जो ना बहुत यानी कि और बढ़ के काम करेगा। ये जो लेबर तबका है, मजदूर यूनियन है, ये आके आपसे क्या कंसर्न शो करते हैं? इनकी क्या बेसिकली इन जनरल सुपरफिशियल इनके क्या मुतालबात होते हैं कि इनको बुनियादी तौर पर किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? फौरी तौर पर जो ये प्रोटेस्ट की तरफ भी चले जाते हैं, आपने देखा होगा एहतजाज की तरफ भी चले जाते हैं, डेडलॉक भी का शिकार हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, तो इनके इन जनरल मुतालबात एज सच हैं क्या? इनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ठेकेदारी निज़ाम है। अच्छा, हमें सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो लोग शिकायत हैं अंबार लगे पड़े हैं जो मज़दूरों के, वो ठेकेदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ है।
उसके खिलाफ ज़ाहिर है उन्हें एक अच्छी रिहाइश चाहिए, सही, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। 22,000 के अंदर मुझे बताया अगर आज कराची में 2 कमरों का मकान जो है 16 से 17,000 रुपये का, अब उसके बाद आप मुझे 5-6 हज़ार में आप कैसे, जब बिजली के बिल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। जो इंसान किराए के घर पे रह रहा हो और उसकी टोटल तनख्वाह 22,000 है और रेंट के घर पे हो, तो वो तो वैसे ही उसका गुजारा, मतलब सारा कुछ तो उसने रेंट दे देना है, ये तो जायज़ मुतालबा है। कल देखें ना IMF का जो एक कल पूरा उन्होंने आपने पढ़ा भी होगा जी कि उसमें देखें हम लोग जो है ना, अभी मेरी ये बात हुई जब कैंट स्टेशन के ऊपर ये अपना वज़ीर-ए-आज़म साहब इफ्तिताह किया, जी, तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा देखिए जी बात ये है कि आप ये जो इंतज़ामात आपने किए हैं ना कैंट स्टेशन के ऊपर, ये अमीरों के इंतज़ामात हैं। 100 रुपये घंटा आप अमीर दे सकते हैं ना, लेकिन अमीर आदमी जो है ना जब 5 मिनट पहले गाड़ी पे आता है, 5 मिनट पहले वो स्टेशन पे आएगा, गाड़ी पे बैठ के निकल जाएगा। सही। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम आपने बनाया, सारा कुछ किया है, इसका क्या फ़ायदा? आपको तो चाहिए कि जो ट्रेनें लेट हो रही हैं, 4-5 से घंटे लेट ट्रेन है, उसका आप सदबाब करें ना, उसका सदबाब अच्छा, उसके बाद हमने अमीरों के लिए बहुत कुछ कर दिया, यहाँ इस मुल्क के ऊपर अमीर ही हुकूमत कर रहे हैं। सही। तो मसला ये है कि आप जो ना जो गरीब लोग जो जाते हैं इकानमी क्लास के जो बोगियाँ होती हैं जी, उसमें पानी नहीं होता, बहुत गंदी किस्म की नहीं, वो सीटें उनकी होती हैं, आप उन्हें को तो सहूलत देना कोई। सही। अब उधर कोई सहूलत है नहीं है, उसमें इतने मोटे मोटे खटमल्स होते हैं, बदबूएँ होती हैं, बाथरूम गंदे होते हैं। इकानमी क्लास की, गरीब की बात कर रहा हूँ मैं, मजदूर की और गरीब की बात में कर रहा हूँ। मजदूर और गरीब की बात करना, तो अगर सर बात करें ना कि ट्रेन की इकोनॉमी क्लास की, तो उन्होंने जो VIP क्लास है ना ट्रेन में वो बनाई इसलिए क्योंकि इकोनॉमी क्लास जो है वो हैंडल नहीं होती, वहाँ पर ये सारे मसाइल होते हैं। लेकिन ये मसाइल कैसे हल होंगे, इस पर करेंगे बात छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है मजदूर तबके के हवाले से, बात हो रही है कराची की तरक्की के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से। अभी डे बिफोर यस्टरडे भी PM ने जो है यहाँ पर विज़िट किया था, उनको ब्रीफिंग भी दी गई थी रेलवे के हालात के हवाले से। सर भी इन्हीं हालात के बारे में बात कर रहे हैं। सर ये जो रेलवे के मामलात हैं, गरीब आवाम और ये जो लेबर है, ये दोनों ही तबका ऐसा है कि यही लोग पिसते हैं, चाहे महंगाई हो चाहे जो भी हालात हो, प्रॉब्लम इसी तबके के ऊपर आती है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि कुछ तो इतना कर दें कि कोई रिलीफ हो जाए? मैं यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखें मरीम नवाज में 20 रुपए में AC गाड़ियों में सफ़र हो रहा है पूरे पंजाब में। हाँ। तो अगर हम ये हनीफ अब्बासी साहब अगर ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को बताते कि जब हमने मजदूरों के लिए और गरीब इकानमी क्लास के लिए हमने 10% या 15% किराया कम कर दिया है, तो हमें खुशी होती। सही। हनीफ अब्बासी साहब सिर्फ ये बताते कि जी हमने ये ट्रेन जो 3 घंटे लेट आ रही थी जी, ये से हमने अराइवल कर दिया है, हाँ ऑन टाइम कर दिया है, नहीं उस पर ऑन टाइम जो ना आ रही है। हाँ। तो अब मुझे तो ये सारी चीज़ें हो नहीं रही हैं। हाँ। अच्छा, आपकी जो ना गाड़ी जो ना हैदराबाद से चलती है 3 घंटे में पहुँचती है, 3 से 4 घंटे में कराची, जबकि आप प्राइवेट कार से आप 1.5 घंटे के अंदर आ जाते हैं। तो ये गाड़ी जो ये तो इसके सामने तो कोई ट्रैफिक नहीं आ रही है, कार के सामने तो बसें भी आएंगी, हाँ। लेकिन ये क्यों 3 घंटे पहुंचती है कराची? सही। खुर्शीद भाई, ये जो सारे हालात हैं या मामलात हैं, इसके ऊपर तो वाकई सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है और हिकमत अमली की से ज़्यादा अवामी सहूलत देखने की ज़रूरत है कि आवाम को कैसे सहूलत मिल सके। बिल्कुल। देखें पाकिस्तान रेलवे जो है ना, आप उसकी टिकटें उठा के देख लें, वो आपको फुल मिलेंगी, उसकी कार्गो उठा के देख लें, उनकी जो मालगाड़ियाँ हैं वो आपको पूरी मिलेंगी। उनका रेवेन्यू बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है पाकिस्तान रेलवे। लेकिन बदकिस्मती से माजी का किस्सा, शेख रशीद जब वज़ीर रेलवे थे, रन पठानी पुल जो बन के नहीं दे रहा था, ठीक है। फिर जब उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँ, ख्वाजा साद रफ़ीक के दौर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो ख्वाजा साद रफ़ीक वफाकी वज़ीर रेलवे थे। उनके दौरे हुकूमत में ट्रेन की टाइमिंग्स बेहतर हुई थी, ट्रेनों में सफाई का मैंने खुद जो है वो ट्रेन में पोछे लगते हुए देखे फिनाइल के। मैंने सफ़र किया उस दौरान, तो मैंने फिर मैसेज किया, मैंने कहा ख्वाजा साहब आपका आने का शुक्रिया, कम से कम ट्रेन में जो है वो सफाई हो रही है। मैंने तस्वीरें खींच के भेजी, तो उन्होंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो देखें उस तरह की हंगामी बुनियादों पर जो है वो रेलवे की टाइमिंग्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। जापान का मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दूँ कि जापान में जो ट्रेनों की टाइमिंग्स होती है वो चंद सेकंड्स लेट होती हैं। कोई ट्रेन 2 सेकंड लेट है, 1 सेकंड लेट है, पूरे साल का जो उनका रेशो निकलता है ट्रेन का, वो 2 से 2.25 मिनट ट्रेन का निकलता है कि वो ताख़िर हुई है। 2 से तमाम ट्रेनों का जो मजमूई तौर पर आशारिया आता है वो ये फ़ीसदी आता है, उस पर भी उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट्स बैठती है, बनती हैं, उसकी सरजनिश होती है ड्राइवर की, उसको जुर्माना आयद किया जाता है कि आप ये ट्रेन जो है वो 2 सेकंड लेट हुई। एक से देखिए वहाँ तो सेकंड्स पे हिसाब हो रहा है ना, और यहाँ घंटों पे हिसाब कोई नहीं है। फिर हमारा जो रेलवे ट्रैक है वो दोबारा दूसरा नहीं बन सका, जो ब्रिटिश दौर का ट्रैक था वही आज भी करामत है। उसी पर जो है वो हम बोलते हैं कि 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हमने ट्रेन दौड़ा दी, ये कर
तब देखिए ट्रैक को बेहतर करने की ज़रूरत है, उसको महफूज बनाने की ज़रूरत है। हमारे कई दफ़ा जो है वो नवाबशाह से आगे गलांडी वो बांदी स्टेशन है, वहाँ पर ट्रेन का हादसा हुआ। कई मरतबा ट्रेन जो है वो पटरियों से उतर जाती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमें इसके ऊपर तनकीद करने की ज़रूरत है। इस निज़ाम को जब तक हम बेहतर नहीं करेंगे, ट्रेन की टाइमिंग्स को, ट्रेन की ट्रैक्स को बेहतर नहीं करेंगे, तो जब तक जो है वो ट्रेन, हमारा रेलवे का जो महकमा है वो मुनाफे बख्श नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कहना। चलिए जी, बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई हमारे शो पर आए, बहुत शुक्रिया सर हमारे शो पर आए। और बात वही है कि चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है और आवाम को भी सिविक सेंस की रखने की बड़ी ज़रूरत है कि अगर कोई चीज़ आपकी डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, सहूलत के लिए बना दी गई है तो उसका ख्याल रखें और उसको कम से कम वहाँ से ख़राब ना किया जाए। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। हमारे साथ रहिए, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो भाई आज मनाया जा रहा है माहीगीरी का दिन और ये जो वर्ल्ड फिशरीज़ डे है ना, इसकी बड़ी अहमियत है क्योंकि समंदर हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं और माहीगीर जो होते हैं, अगर ये माहीगीर जिस तरह से काम करते हैं ये ना करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, हमारी मईशत है, उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ख़ुद इनकी प्रोटेक्शन कैसे की जाए, ये जो माहीगीर होते हैं, इनकी जो कम्युनिटी होती है, इनके क्या मसाइल होते हैं, इनको किस तरह से एड्रेस करना चाहिए, इनको किस तरह से जो है वो रिलीफ देना चाहिए, इनके लिए क्या क्या इकदाम करने चाहिए और आज के दिन की कितनी अहमियत है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौज़म अंकल मौजूद हैं जो कि टेक्निकल एडवाइज़र हैं पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी ने हमें ज्वाइन किया है जिनका नाम है फातिमा मजीद। ये चेयरपर्सन है फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की। लेकिन इनकी जो स्पेशल बात है ना वो ये है कि जो मैम फातिमा हैं ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी माहीगीरों की तंजीम फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की पहली खातून चेयरमैन हैं। तो इनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, फातिमा मैम आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये एक बड़े एजाज़ की बात है। मैंने सोशल मीडिया पर जब ये देखा और आपके बारे में पढ़ा तो मैं बड़ा हैरान हुई कि हमारे इस शोबे में भी ख़वातीन इतनी आगे हैं और माशाल्लाह इतना बेहतर काम कर रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारा कांग्रेट्स कि आप पहली खातून चेयरमैन है इस शोबे से रिलेटेड और इस इदारे से। ये बताइए कि माहीगीरी जो है उसकी क्या मसाइल है, इन कम्युनिटीज़ को, इनके मसाइल को कैसे एड्रेस किया जा सकता है? माहीगीर, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया। जी। और माहीगीरों के जो मसाइल हैं, क्योंकि सबसे अगर देखा जाए कि माहीगीरों का जो रोज़गार है वो कुदरती वसीले से वाबस्ता है। सही। तो माहीगीर जो हैं वो सदियों से आबाद है और उनका जो है ये रोज़गार बहुत, मैं समझती हूँ कि हमारा डेल्टा बहुत खूबसूरत है और इससे जुड़े हमारे माहीगीरी का कल्चर बहुत खूबसूरत है। तो माहीगीर का रोज़गार के जो मसाइल हैं वो ये हैं कि समंदरी आलूदगी है सबसे पहला मसला, और दूसरा मसला मैंग्रोव्स की कटिंग है। इसके अलावा जो है वो नुकसानदा जाल का इस्तेमाल है जो ज़्यादातर माहीगीर नहीं करते लेकिन कम तादाद में फिर भी क्रिक्स के अंदर होता है। और इसके अलावा जो है वो दरिया का पानी है वो समंदर की इकोलॉजी के लिए ज़रूरी होता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से क्लाइमेट चेंज के असरात हैं जो हमारे कोस्टल बेल्ट पर जो है वो ज़्यादा हैं, उसकी वजह से हमारे समंदर है उसका जो लेवल बुलंद हुआ है, तो वो भी हमारे माहीगीरों को रोज़गार पर जो है उसकी वजह से भी काफ़ी मसले हैं। तो डेल्टा जो हमारा उससे डेल्टा बहुत हमारा में हम समझते हैं कि डेल्टा हमारा जो है वो बहुत खूबसूरत था जब सिंधु दरिया का पानी जो है वो अपनी पूरी आबो ताब के साथ समंदर में गिरता था। हमारे डेल्टा के बाकायदा जजीरों पर खेती बाड़ी हुआ करती थी। तो ये डेल्टा जब आबाद होगा और तब हमारे समंदर भी खूबसूरत होगा, हमारा रोज़गार है, हमारे माहीगीर जो हैं वो भी खुशहाल होंगे। सही, बिल्कुल हमारे माहीगीर जो हैं वो खुशहाल होंगे। सर, माहीगीरों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? इनकी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं, इनके मुतालबात क्या होते हैं, किस तरह इनके हालात इस कम्युनिटी को ऊपर उठाने की ज़रूरत है, बेहतर बनाने की ज़रूरत है? ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है इनको जो ये काम करते हैं, लेकिन आप देखें उस तरह से इनके बारे में बात नहीं की जाती, उस तरह से खुल के इनके मसाइल को डिस्कस नहीं किया जाता। ऐसा है कि माहीगीर जो है वो पाकिस्तान में सनत जो है माहीगीरी की सनत की मेन बेसिक की है।
और इनके बगैर ये सनत चल नहीं सकती, क्योंकि यही वो हैं जो कि मछली को पकड़ते हैं। हाँ। जिस किस्म की हार्श इन्वायरमेंट में ये काम करते हैं, जिस तरह के माहौल है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि मछलियों की कश्तियों पर जो सहूलतें हैं वो ना होने के बराबर हैं। सही। जिस तरह कश्तियाँ आज से सदियों पहले थी, उनमें सिवाय इसके कि इंजन लगने की वजह से जाने में आसानी होगी, लेकिन कश्तियों में फैसिलिटीज़ नहीं है। माहीगीर हमारे बहुत ही कंजर्वेशनिस्ट और सही तरह से माहीगीर करने वाले, लेकिन कश्तियों की तादाद में बहुत इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से कैच पर बोट सीरियसली रिड्यूस हो रहा है। मुल्क की प्रोडक्शन तकरीबन 10 सालों से स्टैगनेंट है, उसमें कोई इजाफा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अपने तमाम रिसोर्सेज को या तो ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया है, या अगर ओवर एक्सप्लॉइट नहीं भी हुए हैं तो ओवर एक्सप्लॉइट के लेवल पे आने वाली। तो माहीगीर की जो इनकम है, जिस चीज़ से हो रही है, वो एक तरह से अगर रुकावट उसमें आ जाए तो उनकी आमदनी में कमी आ रही है। जब आमदनी में कमी आ रही है तो उनकी तमाम लाइवलीहुड, उनके बच्चे हैं, उनको रहना है, सहना है, उनकी आबादियाँ इतनी बाज़ ऐसे रिमोट इलाके हैं जहाँ पे पहुँचने के लिए अब भी आपको कई दिन लग सकते हैं। सही। वहाँ पे वो फिशिंग करते हैं, वहाँ से फिशिंग करके माहीगीर को, माल को यहाँ को लेके आना, कश्ती पे महफूज करने की सहूलतों का फुकदान है। तो ये सारी वो चीज़ें जो अल्टीमेटली माहीगीर को नुकसान पहुँचाती हैं। और इन तमाम चीज़ों को जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, माहीगीरों की वेलफेयर, ये तमाम चीज़ों के लिए बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी मौजूद है जिनकी चेयरपर्सन मौजूद हैं, लेकिन WWF है, गवर्नमेंट के अदारे हैं, ये सब इसको लगे कि माहीगीरों की लाइवलीहुड कंडीशन को बेहतर बनाया जा सकता है। WWF पाकिस्तान 1970 से जब वजूद में आया, माहीगीरों की लाइवलीहुड के लिए हमने बहुत सारे काम किए। अभी रिसेंटली इसी महीने हमने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है जो कलमत का इलाका है बलूचिस्तान, जहाँ पहुँचना का तस्वुर भी मुश्किल होता है। अच्छा। वहाँ हमने माहीगीरों को बल्कि ख़वातीन की ट्रेनिंग की है। अच्छा। पहली दफ़ा ऐसे रिमोट विलेजेस में जहाँ पहले कोई ख़वातीन से इंटरेक्शन हुआ हो, हमने माहीगीरों को वो बॉक्सेस प्रोवाइड किए बहुत बड़ी तादाद में, ताकि वो मछली को प्रिजर्व कर सके। तो इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमारे लिए इंतहाई तबाहकुन है, वो कश्तियों की तादाद है और कश्तियों पे ऑन बोर्ड प्रोसेसिंग या जो प्रिजर्वेशन का। कश्तियों की तादाद के हवाले से क्या रिजर्वेशंस हैं? जो कश्तियाँ जितनी हैं पाकिस्तान में इस वक्त अगलब ख्याल है कि तकरीबन कोई 27 से 28 हज़ार कश्तियाँ मौजूद हैं, जबकि 6,000 से 7,000 कश्तियाँ काफ़ी हैं पाकिस्तान के रिसोर्स को सस्टेनेबली एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो जब इतनी बड़ी तादाद में होंगी तो उसका रिसोर्स का बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है उनको पकड़ सकते हैं। इनको कम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं है कि कश्तियों को कम करने की तरकीब नहीं होती कि कल से इसमें सिर्फ 6,000 जाएंगी। कश्तियों को फेज आउट किया जाता है कि आपने हर नई कश्ती बनाने के लिए 3 पुरानी कश्तियाँ या 2 पुरानी कश्तियों के जो चलती भी हैं उनके लाइसेंस सरेंडर करें, फिर एक बेहतर कश्ती बना लें। पूरी दुनिया में ऐसी हुआ है, ये हमको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इसी तरह फिर रिसोर्सेज और माहीगीरों की गुर्बत कभी भी ख़त्म नहीं होगी। हमने अपने रिसोर्स को बचाना है तो सबसे पहले करना पड़ेगा ये, और दूसरा ये है कि जो हम पकड़ रहे हैं उसका सही इस्तेमाल करना है, उसको महफूज रखना है ताकि हम उसे एक्सपोर्ट कर सकें, उससे इनकम हो सके। और जब उससे इनकम होगी अगर एक्सपोर्ट से, तो अल्टीमेटली फिशरमैन तक पहुंचेगी और फिशरमैन की वेलफेयर इम्प्रूव होगी। सही, बिल्कुल, डेफिनेटली। जब जो भी आप मराद देते हैं, जो भी सहूलतें देते हैं, इक़दामात देते हैं, तो अगर आप वो फिशरमैन तक पहुंचाते हैं, अगर आपका माहीगीर खुशहाल होता है तो आपके बाकी मामलात भी जो हैं उसी तरीके से फिर अच्छे से आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैम, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि क्योंकि आप चेयरमैन हैं, एक बड़े इदारे को आप रिप्रेजेंट करती हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे माहीगीर आते होंगे जो अपने परेशानियां भी बताते होंगे, जी हमें यहाँ पर ये रुकावट आ रही है, ये प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है कि हम मज़ीद इस शोबे में कितनी तरक्की कर सकते हैं और हम वो नहीं कर पा रहे, और अगर हम वो करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैं समझती हूँ कि सबसे पहले हमें एक सस्टेनेबल फिशरी बनानी चाहिए। और जिसमें ये वाज़ेह होना चाहिए कि कौन माहीगीर है और कौन जो है वो मेरे ख्याल से जो हमारे कदीमी माहीगीर हैं उनको फोकियत देनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि उनको पता है कि माहीगीरी के तरीके क्या होते हैं, किस तरीके से माहीगीरी की जाती है, किस सीज़न में की जाती है। क्योंकि वो सदियों से इस रोज़गार से वाबस्ता रहे हैं। और दूसरा ये कि उन माहीगीरों को जो है वो छोटे माहीगीर हैं, वो जो है उनके रोज़गार का जो है वो ज़्यादा मसला है। क्योंकि बड़ी लांचें जाती हैं, डीप सी में जाती हैं, फिर भी वो जो है अपना कैच जो है वो कैच ले लेती हैं, लेकिन छोटे माहीगीर हैं वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाते। तो मेरे ख़्याल से इन माहीगीरों को जो है वो बहुत से ज़ाहिर है, जहाँ हमारे माहौलियाती मसाइल हैं, जहाँ दीगर मसाइल हैं, वहाँ पर हमारे माहीगीरों को
ये भी मसाइल हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी हो कि जिसके वो पाबंद हो। हाँ। और जो है वो कंट्रोल हो लांचों पे, जिस तरह सर ने बताया कि बहुत ज़्यादा लांचें हैं। हाँ, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा कश्तियाँ हैं, कश्तियों की तादाद इतनी ज़्यादा है, इससे क्या मेजर नुकसान क्या हो रहा होता है लोगों को? इसको थोड़ा सा एलिबरेट करके बताएं कि ये क्या, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखें, जैसा ही हमारा डेल्टा तबाह हुआ तो उनका माहीगीरी से, जो खेती बाड़ी से या जो माल मवेशी से रोज़गार से जो वाबस्ता लोग थे, उनका करीब तरीन रोज़गार जो है वो माहीगीरी था। तो उन्होंने सब माहीगीरी का रोज़गार अपना लिया और उसकी वजह से जो है वो बर्डन जो है वो इस फील्ड में बढ़ गया है। लांचें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बड़ी लांचें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो उसकी वजह से जो है वो ओवर फिशिंग ज़्यादा हो रही है। अच्छा, ओवर फिशिंग ज़्यादा। तो इसकी तो जाहिर है इतना हमारा फिश स्टॉक नहीं है जितना जो है हम लोग शिकार कर रहे हैं। सही। तो इसके लिए बेहतर है कि हमारी एक सस्टेनेबल फिशरीज़ पॉलिसी हो। हाँ। और इसके अलावा जो है हमारे जो वसाइल हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। अच्छा, मुल्क से बाहर यानी ओवरऑल इंटरनेशनली जो ये फिशरीज़ का सारा सेटअप होता है या माहीगीरों की तरबियत होती है या उनका लाइफस्टाइल होता है, उनका जो भी लिविंग स्टैंडर्ड होता है, उनके काम होते हैं, उसको अगर आप कंपेयर करें हमारे यहाँ से, वो कितना डिफरेंस आपको लगता है? और क्या लगता है कि उस तरह से अगर चेंज लाया जाए तो कितनी बेहतरी हो सकती है? मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा बेहतरी हो सकती है अगर उस तरीके से चेंज लाया जाए। हाँ। तो क्योंकि हमें जो है वो अपने सारे तरीके बदलने होंगे, हमारे फ़िश हैंडलिंग के, हाँ, शिकार के, हमें जो है वो कुदरती तरीक़ों पर भी आना होगा। हाँ। क्योंकि हम उस तरीके से, अगर जिस तरीके से अभी एकदम से ही सारा हम शिकार निकाल लेते समुद्र से, तो ये नुकसानदा है। इस तरीके से हम जो है अपने रोजगार को सारे एक साथ ही अगर जा रहे हैं या वो बिल्कुल एक साथ में इतनी फिशिंग करके लेके आ रहे हैं तो वो भी हार्मफुल हो जाता है। तो इसके लिए कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी होती है कि भाई इतनी कश्तियाँ मूव करेंगे या इतना जो है वो हमने लेके आना है समंदर में से, जो भी शिकार ला रहे हैं, फिश ला रहे हैं, व्हाटएवर आप नहीं, इस तरह ऐसी तो कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है अभी माहीगीर हैं तो उनका रोज़गार वो कुदरती वसीले से जो है वो वाबस्ता है। हाँ। तो इन माहीगीरों को सबसे पहले फ़िशरीज़ पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ। और उसके बाद जो है हमें अपने वसाइल को जो है वो बचाने के लिए, उसके स्टॉक को बढ़ाने के लिए हमें जो है वो हमारे जो तरीके, जिस तरह मैंने बताया कि मीठे पानी की ज़रूरत है समंदर को। हाँ। हमें मैंग्रोव्स को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। हमें जो है वो समुद्री आलूदगी है उसको कम करना होगा ताकि हम अपने वसाइल भी बचा सकें, हमारे माहीगीर खुशहाल भी हों, हमारा रोज़गार, हमारा माहौल भी जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, और जो कुदरती फ़िलो है दरिया का, हाँ, उसको जारी रखना होगा। उससे ये होगा कि हम अपने जो है वो समंदर पर, रोज़गार पर भी अच्छे असरात पड़ेंगे। इसके अलावा जो है हमारे जो कोस्टल बेल्ट पर क्लाइमेट चेंज के असरात हैं उसको भी हम अच्छा, जो ये माहीगीर होते हैं इनके हवाले से इनको कितने चैलेंजेस होते हैं अपने काम पे, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं मैम कि इनको कितना चैलेंज होता है? क्योंकि अब मौसम ख़राब है, मौसम ठीक है, इस तरह की बड़ी सारी खबरें आ रही होती हैं कि जी माहीगीर थे, वो माहीगीर वहाँ पर गए, खुदा न खास्ता कोई डूब गए, समंदर की लहरें और ये सारा कुछ। थोड़ा सा ना आज हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये सारा कुछ कैसे होता है? आप लोग पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं या सडन वहाँ समंदर में तूफ़ान की कैफियत हो जाती है? होता क्या है ये एक्चुअली? देखिए, पहले ये होता था कि जून जुलाई में समंदर खूब रफ पोजीशन पर होता था, लेकिन 15 अगस्त आते ही हमारा समंदर नॉर्मल हो जाता था। माहीगीर जो है वो 2 महीने कश्तियाँ बंद कर देते थे, 15 अगस्त के बाद जो है वो रोज़गार पर निकल जाते थे। सही। लेकिन कोस्टल, उस पर पूरे कोस्टल बेल्ट पे हमारे जो है वो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं। समंदर का लेवल बुलंद हुआ है। तो अभी ये है कि माहीगीरों को मेरे ख्याल से पहले से ज़्यादा खतरा आते हैं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर गुजर जाता है, हमारा समंदर नॉर्मल नहीं होता। आए दिन जो है वो हादसात भी होते हैं। और मैं समझती हूँ कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन रोज़गार जो है वो माहीगीरी है। वहाँ पर मौसमों का मुकाबला करके, सख्त तुंद लहरों का मुकाबला करके माहीगीर अपना समंदर का सीना चीर के अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। सही। तो वहाँ पर बहुत मुश्किल हालात होते हैं। सही। और माहीगीरों के साथ जो है वो जैसे मैंग्रोव्स के, मैं कहूँगी, जंगलात हैं। हम तो उनको कहते हैं ये हमारे औलिया और वली हैं, जिन्होंने आज तक हमारे पूरे कराची को, पूरे कोस्टल बेल्ट को तूफ़ानों से जो है वो महफूज रखा है। तो ये इनमें कमी आई है, क्योंकि ऐसे तूफ़ानों की सूरत में हमारे माहीगीर जब समंदर के देखते हैं कि सूरत हाल थोड़ी ख़राब है, मौसम थोड़ा ख़राब है, तो वो आकर मैंग्रोव्स के अंदर या करीब आकर जो है वो पनाह लेते हैं। तो इनकी जो है वो जो पैदावार है उस पर भी जो है हमें तवज्जो देनी होगी। सही। और इनकी जो है वो प्लांटेशन है वो भी ज़्यादा करनी होगी। दरिया का पानी जो है वो भी समंदर की ज़रूरत है। सही। तो उसको बहाव को जो है दरिया का भी जारी होना चाहिए। और मैंग्रोव्स के जो ये दरख्त हैं
और आपने मीठा पानी, दरिया का पानी। हाँ, दरिया का पानी, तो ये बड़ा ज़रूरी है। ये जो की फैक्टर बताएं सर मैम ने, तो ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बातें की कि जी अगर उनको लगता है कि समंदर के हालात थोड़ा सा ऐसे ख़राब है तो वो मैंग्रोव्स के पास आते हैं और वो थोड़ा सा शेल्टर के लिए चले जाते हैं। कितना ज़रूरी है माहीगीरों की सेफ्टी, सिक्योरिटी। और दूसरी बात ये कि ये जो जिन चीज़ों का जिक्र किया कि ये होने चाहिए कंपोनेंट्स, ये वाकई में इस तरह से करना चाहिए, इससे कितनी बेहतरी आती है और ये क्यों नहीं हो पाते? ऐसा है, सबसे पहली बात तो कि फ़िशरमैन जिस इन्वायरमेंट में काम करते हैं और सदियों से काम करते हैं, तो हमें उस ज़माने में कोई मीटियोलॉजी की प्रेडिक्शन या ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, तो माहीगीर से ज़्यादा कोई अवेयर भी नहीं होता है। हमने माहीगीरों से काम के साथ काम किया है और बारिश के आने की प्रेडिक्शन से पहले उनको पता होता है कब बारिश आएगी, कब तूफान आएगा, समुद्र को देख के बता सकते हैं कि किस तरह होगा। तो वो आमतौर पे ऐसे मेजर ले लेते हैं कि उन्हें पता है कि अगर आज समुद्र में तूफान आने वाला है तो प्रोटेक्शन के काम ले लेंगे। लेकिन अब चूँकि मालूमात आसानी से मिलने लगी है और फिर दूसरे इदारे भी जिनकी जिम्मेदारी में शामिल है कि अगर कहीं पर कोई तूफ़ान या इस किस्म की सूरत पैदा हो तो उनको तहफ़्फ़ुज़ भी प्रोवाइड किया जाए, अगर कोई कश्ती मुश्किल में फंस गई है तो उसको वहाँ से रेस्क्यू भी किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि अब लोगों के पास इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज बहुत आसानी से होती है। लोगों के पास मोबाइल मौजूद हैं या दूसरी कम्युनिकेशंस के मेथड से उनको तूफ़ान वगैरह का पता चल जाता है और आमतौर पे इसीलिए हादसात के समुंदर में बहुत कमी होती गई है, क्योंकि लोग अवेयर बहुत हो गए हैं। लेकिन ये ट्रेडिशनल सिस्टम था, माहीगीर हमेशा से जो जानता है कि मौसम से किस तरह टैकल करना है और मौसमों के साथ ही रहते रहें। और अगर आप तारीख़ी तौर पे देखें तो कोई माहीगीरी की कोई भी आबादी या इंडिविजुअल माहीगीरों के शादिर हादसात तो हर वक्त होते हैं। अच्छा सर, ये जो हादसात का जिक्र किया है वो तो हर वक्त होते हैं, वो ज़ाहिर सी बात है क्योंकि एक कुदरती चीज़ है तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप नेचर पे छोड़ देते हैं। लेकिन हम कितने ज़्यादा जदीद हुए हैं फिशरीज़ के सेटअप में, हम कितने ज़्यादा आगे बढ़े हैं उस सिचुएशन से जो पहले थी। बहुत ज़्यादा तरक्की भी की है हमने, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हमने अभी तक तरक्की नहीं की है। जो सबसे बड़ी तरक्की में रुकावट है कि दुनिया के जितने मुल्क हैं हमारे कुर्ब जवार में, पड़ोसी मुल्क हैं, ईरान हो, इंडिया हो गए, उन्होंने फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग शुरू की हुई है, जिससे आपके नेचर पे जो प्रेशर था वो कमी हुई है। अभी तक हम स्टार्ट नहीं कर सके समुंदर में फ़िश फार्मिंग को या श्रिम्प की फार्मिंग को। तो अगर हमने माहीगीरों की रिसोर्सेज पे अपने प्रेशर को कम करना है तो आपने एक्वाकल्चर को स्टार्ट करना पड़ेगा। और अब हमारे पास कोई अल्टरनेट भी नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल इतना कम हो गया है कि ज़्यादातर प्रोसेसिंग प्लांट जो है 20 से 25% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। उनको रॉ मटेरियल की शदीद ज़रूरत है, जो कि सिर्फ झींगे की फार्मिंग या मछली की फार्मिंग से हो सकती है। और हमारे पड़ोस के दोनों तरफ दुनिया की बड़ी फार्मिंग नेशन मौजूद है। ईरान ने दुनिया में तो इतनी तरक्की कर रही है कि अब यह नाकाबिल यकीन है, और इंडिया तो झींगे की प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 1 है, तकरीबन ऑलमोस्ट इक्वाडोर के बाद उसका नंबर आता है। तो हम वही माहौल, वही चीज़ें, वही हालात रह के अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो एक शेर है कि जो से शनावर बहर की तह से मोती चुन कर ले भी गए, हम साहिल पे सोच रहे हैं पानी कितना गहरा है। सही, बिल्कुल। हमें करने की बहुत शदीद ज़रूरत है और बहुत तेज़ी से करना है, तभी हमारी माहीगीरी तरक्की कर सकती है। बहुत तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन शायद हम इस फील्ड में सबसे पीछे रह गए। सही। मैम आप बताएं कि किस चीज़ की अभी फौरी ज़रूरत है, आपको लगता है कि जदीद सिस्टम में, मतलब ये इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है, अगर ये हमारी फिशरीज़ के पास होता तो ये तो नक्शा ही बदल देता हमारी फिशरीज़ का। ऐसी कुछ चीज़ें आपके जहन में ज़रूर शेयर कीजिए। बिल्कुल हो, उसमें ये है कि देखिए हमारा जो सबसे ज़्यादा कमी है वो ये है कि हमारी जो ऑक्शन हाल हैं ये जदीद तरीन, अगर जदीद से हमारे पास सिस्टम अच्छा होता तो हम जो है वो बेहतर तरीके से मछली को जो है वो बेहतर क्वालिटी में जो है वो पहुंचा सकते थे। और जो फ़िश लैंडिंग से लेकर मतलब फैक्ट्री तक जो माल जाता है, जो मछली जाती है, उसको जो हम बेहतर क्वालिटी में जो है वो पहुंचा सकते हैं। और इस तरीके से क्योंकि मछली की क्वालिटी भी बरकरार रहती है और जो हमारे ऑक्शन हाल है उनको भी जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैम पूरी दुनिया में इस बात पर बड़ा जोर दिया जाता है कि जब आपने शिकार किया है या फ़िशिंग की है तो उसके बाद जो हैंडलिंग है ना, यानी फ़िश हैंडलिंग है, वो बड़े प्रॉपर तरीके से की जाए, मछली जो है उसकी क्वालिटी बेहतर रहे, जब तक वो
पहुँचे, मतलब जिसने ख़रीदनी है, जिसने बेचनी है, जब तक वो कंसर्न पर्सन तक पहुँचे तो वो उसकी वो ताजगी या वो उसकी जो कहना चाहिए ना कि ग़िज़ाइयत वो बरकरार है, उसको बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम करते हैं आप लोग? उसके लिए जो है हम लोग माहीगीरों को अवेयरनेस भी देते हैं। अच्छा। कि उनके लिए जो है वो फ़िश हैंडलिंग से लेकर यानी कि शिकार से लेकर मार्केट तक और जो है वो उसको उस तरीके से जो है वो बर्फ़ लगाएं या उस तरीके से उनको स्टोरेज करें ताकि जो है वो अच्छी और अच्छी क्वालिटी में मछली जो है वो बाज़ार तक पहुंचे। जाहिर है जब अच्छी क्वालिटी में मछली बाज़ार तक पहुंचेगी तो उनको रेट भी उसका अच्छा मिलेगा, उनको रेट भी अच्छा मिलेगा। तो हमें जो है वो सबसे ज़्यादा जैसे सर ने भी बताया कि पहले हमारी कश्तियों को जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। वहाँ पर वो चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं और फिर वहाँ से शिकार से लेकर हमें जो है वो मछली को ज़्यादा देर तक ताज़ा रखने के लिए जो है इक़दाम जल्दी से करने चाहिए और हम जो है उस पर तवज्जो दे रहे हैं। हम मार्केट की बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं। मार्केट की बेहतरी की तरफ आना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि एक आवाम को तो तरगीब देना कि भाई मछली खाएं, इसमें बड़ी प्रोटीन होती है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा एक्सप्लोर करते हैं वो डिफरेंट फ़िशेज़, उनकी जो स्पीशीज़ होती हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। सर ये जो फ़िश हैंडलिंग के बारे में बात हो रही है, दुनिया भर में इस हवाले से बड़ी तवज्जो दी जाती है, बहुत ज़्यादा SOPs के साथ बताया जाता है जो फ़िशरमैन्स होते हैं उनको कि आपने ठीक है, आपने जब शिकार कर लिया है उसके बाद अब आप लेकर आ रहे हैं तो आपने इनको बड़े तरीके से इनको हैंडल करना है और ये सारी चीज़ें करनी है। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो फ़िश हैंडलिंग हो रही है बिल्कुल ठीक है, लोगों तक ये ताज़ा ग़िज़ाया से भरपूर मछली पहुँच जाती है? नहीं, मेरे ख्याल में ये वाहिद एरिया है जिसमें हम अब बहुत पीछे रह गए हैं। बहुत तरक्की इसमें भी है। पाकिस्तान में 2 किस्म के शिकार होते हैं, एक जो डेली बेसिस पे कश्तियाँ जाती हैं जिन्हें लोकल ज़बान में हेला कहते हैं और दूसरी बर्फ़ जो कि लंबे अरसे के लिए जाते हैं। जो हेला वाली कश्तियाँ हैं उनमें बर्फ़ या जिस तरह लेकर आते हैं वो तो बहुत अच्छी मछली आती है और बहुत ही आला क्वालिटी की होती है और सबसे बेस्ट क्वालिटी हेले की मछली। क्योंकि सवाल यही होता है ना कि हर आम आदमी का सवाल ये होता है कि भाई ताज़ा मछली कहाँ से मिलेगी। अब अगर आप मछलियों की दुकान पे जा ही रहे हैं, पूरी मछली मार्केट है वहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ पर ये ढूंढ रहे हैं कि ताज़ा मछली कहाँ से मिलेगी तो ये तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है ना। ये ज़रा क्लियर करें लोगों के ज़हन में। अगर आपको मछली खरीदनी है जहाँ पे मछली बिकती है वहाँ पे अगर आपके मुझे हेले की मछली चाहिए जो कि आमतौर पर शाम के वक्त कराची हार्बर पे बिकती है, शाम को 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, तो वो एक दिन का कैच होता है। अच्छा। उन कश्तियों को शायद इतना इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कश्तियाँ जो कि 5 दिन या उससे ज़्यादा जाती हैं, बर्फ़ में मछली 5 दिन से ज़्यादा रखी नहीं जा सकती। अच्छा। तो अगर आप 40 दिन के बाद आ रहे हैं तो बर्फ़ लगी हुई मछली ज़ाहिर है उसकी वो क्वालिटी, उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है ना। उन कश्तियों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसमें फ्रीजिंग की फैसिलिटी जब तक नहीं क्रिएट की जाएगी हम इसी सर्कल में फिरते रहेंगे। सही। ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनकी जितनी कश्तियाँ मल्टी डे फिशिंग पे जाती हैं उनके अंदर फ्रीजिंग ऑन बोर्ड है। हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, हमें भी अपनी कश्तियों पे करना चाहिए। सही। क्योंकि जब तक ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को हम कम नहीं करेंगे तरक्की नहीं हो सकती। और फिर दूसरी एक जो माहीगीरी सनत में जो एक स्टेगनेंसी है, जो एक समझिए कि एक तरह का हमें जमूद आ गया है, उसको तोड़ने की एक तरकीब ये भी है कि देखिए जितनी भी माहीगीरी होती है उसमें नई माहीगीरी को स्टार्ट करना होता है। 1950 में पाकिस्तान में झींगे के शिकार नहीं होता था, ट्रॉलिंग नहीं होती थी। एक्सप्लोरेटिव फिशिंग की इदारे ने लोगों को सिखाया पशु। इसी तरह हर 4-5 साल के बाद एक नया रिसोर्स और नई एक्सप्लॉयटेशन सिखाई जाती थी। 2010 के बाद से कोई भी ऐसे नहीं। 2010 में हमने ऑक्टोपस जिसे लोकल ज़बान को पचाकड़ा कहते हैं उसकी माहीगीरी को स्टार्ट किया। उसके बाद से कोई भी एक्सप्लोरेटिव फिशिंग नहीं हुई है। तो हमें जब तक नए रिसोर्स को तलाश करना और माहीगीर जब को उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे उस वक्त तक नहीं तो होगा। अभी कितनी ऐसी कश्तियाँ हैं जिनमें ये फ्रीज करने की सहूलत मौजूद है या ये है या है ही नहीं? हमारे पास सिरे से ही मौजूद नहीं है। सिरे से ही मौजूद नहीं है तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा। ये कैसे फिर ताज़ा मछली आवाम तक पहुँचाते होंगे? सिर्फ एक ही तरकीब है कि उन पर ऑन बोर्ड फ्रीजिंग की जाए, वरना 5 दिन से ज़्यादा बर्फ़ में रखी हुई मछली खाने के काबिल नहीं। तो हमारे मैम हमारे जो फिशरमैन हैं वो 5 दिन में आ जाते हैं, 5 दिन से पहले वापस आ जाते हैं। फिर वो आवाम यही तो सवाल करती है ना कि भाई ताज़ा मछली कहाँ से? क्या मछलियाँ तो बहुत हैं, मछली मार्केट में मछलियाँ बहुत है, लेकिन ताज़ा मछली कहाँ से मिलेगी? देखिए जो 24 घंटे में जैसे सर ने बताया कि 24 घंटे में जो वापस आ जाते हैं उनके पास जैसे हेला जो हेले पे जाते हैं, हेला यानी ये वो माहीगीर हैं जो लहरों में शिकार करते हैं। सही। तो ये डेली जो है वो डेली बेसिस पे जाते हैं। इसी तरीके से छोटे माहीगीर होते हैं वो भी डेली जाते हैं। डीप सी वाले वो जो है वो जाते दूर है लेकिन वो एक ही दिन का जो है वो शिकार करके ले आते हैं, तो वो बहुत ताज़ा मछली होती है। ठीक। और इसके अलावा जो बड़ी लांचें हैं वो तो काफ़ी दिन के लिए जाती हैं। उनके पास स्टोरेज सिस्टम है
लेकिन इतना अच्छा वो बेहतर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बड़ी नहीं लॉन्चेस है। में स्टोरेज सिस्टम बिल्कुल उनके पास है, लेकिन जाहिर है उनको ज़्यादा दिन लगते हैं। हाँ। तो उनकी मछली जो है वो इतनी ताज़ा नहीं होती, लेकिन फिर भी अच्छी बिल्कुल उनकी क्वालिटी जो है वो ख़राब नहीं होती, फिर भी अच्छी क्वालिटी में होती है। सही। तो इसके लिए आपने मुतल्लिका हुकाम को कंसर्न किया, उन्हें बताया कि भाई ये जो हमारा एक्टिविटी है, अगर यही कैच जो है ये इतना फ्रेश नहीं होगा तो फिर ये आगे मार्केट में भी उतना नहीं बिकेगी, उस तरह से फिर वो माहीगीरों को भी फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए हमारी जो कश्तियाँ हैं उनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, और उनको अगर हम बेहतर करेंगे तभी जो है उसका स्टोरेज सिस्टम और जो कूलिंग सिस्टम है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। उसी के बाद जो है तभी हम जो है वो एक अच्छा कैश जो है वो मार्केट तक पहुंचा सकेंगे। तो उसके लिए जो हम माहीगीरों को तो अवेयरनेस देते हैं, लेकिन उस पर हमारे माहीगीर की जाहिर है कोई लगी बंदी सैलरी नहीं होती। वो शिकार पर गए, कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो वो खाली हाथ ही वापस आते हैं। तो इसी तरीके से अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अपनी कश्ती पर करवा सकते हैं, लेकिन जो छोटे माहीगीर हैं, रोज़ पर जाने वाले हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। सही। चलिए जी, जो छोटे माहीगीर हैं वो तो ज़ाहिर इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, और बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी डिटेल में आज हमने जो है वो माहीगीरी के हवाले से बात की। माहीगीरी का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, और हमारी तरफ से जितने भी माहीगीर हैं वो उन सब के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़, अच्छा काम करें, और अल्लाह करे आपकी जो रिजर्वेशन है वो ख़त्म हो जाए, जो भी आप लोगों को जदीद इक्विपमेंट चाहिए वो आपको मिले, और हम यही चाहते हैं कि हमारा हर शोबा जो है वो तरक्की करे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया फातिमा मैम, आप हमारी शो पर आए। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक अहम मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो कि हलाला के हवाले से है। आपके भी अगर कई सारे सवालात हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा जनाब, हलाला क्या होता है और क्या हलाला करना दुरुस्त है, इस पर आज हम बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए मुफ्ती अली मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और एडवोकेट अता मोहम्मद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगी कि ये अहम मसला है और इस हवाले से बहुत सारे सवालात भी आते हैं, तो आप ये बताएं कि हलाला क्या होता है और क्या ये दुरुस्त ये हलाला करना दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरह। नंबर एक, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हलाला जो है वो किसे कहते हैं, हलाले की तारीफ़ क्या है, फिर ये है कि हलाला कैसे होता है, फिर इसके अंदर दो सूरतें हैं, कौन सा जायज़ है कौन सा नाजायज़ है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो हलाला है, ये इसको हलाले की तारीफ़ ये है कि 3 तलाक़ों के बाद औरत जो है वो मर्द से क्या हो जाती है, बिल्कुल जुदा हो जाती है। अब ये है कि जो शख्स एक शख्स जो है वो मिसाल के तौर पर जो है वो दूसरा निकाह जिससे जो है वो औरत करती है, तो वो गोया कि औरत जो है वो निकाह करने के बाद अगर उससे तलाक ले ले तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, हलाल हो जाता है। तो इसको हलाला कहा जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे कोई दूसरा शख्स की कोई औरत 3 तलाक़ें लेने के बाद अब वो पहले बंदे से जुदा हो गई, दूसरा कोई उसको से शादी करता है, अज़दवाजी ताल्लुकात जो है वो कायम करता है, उसके बाद अगर वो उससे तलाक लेती है तो वो पहले वाले के लिए हलाल हो जाएगी, तो इसको जो है वो हलाला कहा जाता है। अब अगर मिसाल के तौर, अब ये है कि इसमें जायज़ सूरत कौन सी है और नाजायज़ सूरत कौन सी है। हदीस के अंदर जो मज़म्मत बयान की गई है हलाले की, तो वो कौन से वाले हलाले की है कि जैसे हमारे यहाँ जो है कोई शख्स जो है वो मिसाल के तौर पर अपनी बीवी को तलाक दे देता है, 3 तलाक़ें उसने दे दी। अब लाजमी सी बात है, कुरान का जो है वह वाज़े हुक्म है, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरह। बस अगर तुम जो है अगर तलाक दिए तो तुम उससे दोबारा निकाह नहीं कर सकते यहाँ तक कि वो दूसरे जो है वो एक आदमी से जो है वो निकाह करके उससे तलाक ना ले ले। सही। तो अगर कोई मिसाल के तौर पर कोई शख्स किसी शख्स को दूसरे शख्स को हायर करता है और ये शराइत रखता है कि तुम मेरी बीवी के साथ जो है वही ये निकाह कर लो, अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने के बाद फ़ौरन जो है वो, तो ये वाला जो है यही वाला जो हलाला है, इसी को जो है हदीस के अंदर जो है फरमाया गया है कि जो हलाला करने वाला है और जिसके लिए हलाला की गई है, दोनों पर जो है खुदा की लानत है। लेकिन लानत जो है वो ये फरमाई गई है। अच्छा, उसके अंदर जो जवाज़ की सूरत, क्या जवाज़ की सूरत ये है कि एक शख्स जो है वो ये देखता है कि भाई 2 अफराद के अंदर जो है वो जुदाई हो गई है, और वो अपनी नीयत के अंदर जो है अपने अंदर ये नीयत कर लेता है कि मैं इस औरत से जाकर जो है, चूँकि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर जो है वो उजड़ चुका है, पहला जो शौहर है वो बेवकूफ़ी जो है वो कर चुका है ये,
तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, मैं मिसाल के तौर पर नियत कर लेता हूँ मैं इस औरत से निकाह करूँगा, फिर अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने के बाद मैं इसको कुछ अरसे बाद दे दूँ, तो ये वाला जायज़ वाली सूरत है। अच्छा, यही सूरत अगर मिसाल की तरह औरत अगर नियत कर दी है, देखिए इसके अंदर शराइत ना हो, कमिटमेंट ना हो, जैसे आजकल जो है बाज़ जो है वो अखबारात के अंदर इश्तिहारात जो है वो नाउज़ुबिल्लाह चलना शुरू हो गए और बाज़ इस तरीके के सेंटर जो है वो कायम हो गए, तो ये सब जो है वो नाजायज़ अमल और जो है वो हराम की सूरत है और जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो इस पर जो है वो लानत करी है, जो हलाल करने वाला है और जिसके लिए हलाल की गई है। अच्छा, उसके बाद ये जो हलाला जो रखा गया है और ये जो शराइत रखी गई है कि भाई दूसरा मर्द जो है वो शादी करेगा, फिर उसके बाद जो है अज़दवाजी ताल्लुकात जो है वो कायम करेगा, तो उसकी एक बड़ी वजह जो है वो ये इसलिए जो है वो ये हलाला ये रखा गया है कि भाई निकाह जो है ये कोई जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये अल्लाह ताला की हुदूद है। ये अगर आप ये देखें इंसानी इर्तिक़ा, यानी कि जब से इंसान जो बना है तो सबसे पहले रिश्ता जो इंसान का दुनिया में बना वो कौन सा था? मियाँ बीवी का था जी। भाई अगर मिसाल के तौर पर आज अगर मिसाल के तौर पर उसकी अहमियत नहीं रही और एजुकेटेड जो है वो लोग नहीं है जी, तो उसमें अगर कोई शख्स अगर एजुकेट नहीं है तो उसमें तो माशरे का कसूर है जी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हुर्मत वाला जो है वो जो रिश्ता है वो मियाँ बीवी का है। ये ऐसे नहीं कि जी आपने 3 अल्फाज जो है जी मुंह से निकाल ले और उसको कट करके जो है वो बिल्कुल जो है वो उसको जड़ से घोल दिया। तो इसीलिए जो है वो हलाला का जो है वो सिस्टम रखा है कि भाई जो बात भी बोलो सोच समझ कर बोलो, सही। और अगर आप सोच समझ कर नहीं बोलोगे तो देखें ये हलाले वाला मामला होगा। लाजमी सी बात है, एक कोई भी गैरतमंद शख्स ये नहीं चाहेगा कि भाई मेरी बीवी जो है वो किसी और से निकाह करे फिर उसके साथ इज़्दिवाजी ताल्लुकात करे। इसीलिए जो एहतियात का दामन है, मियाँ बीवी के अंदर इख्तलाफ होते हैं, दुनिया के अंदर होता है, तो हर इख्तलाफ का मामला जो है वो तलाक नहीं होता, सही। तो इसीलिए जो है वो हलाले को जो है वो रखा गया है। और जो जायज़ सूरत मैंने बताई है कि भाई आपकी नीयत के अंदर मौजूद है और आप नीयत के अंदर जो है वो करके आजकल जो माशरे के अंदर जो कमर्शलाइज हो गया है, जो पैसे लेकर जो है वो सिस्टम जो है वो राइज किया गया है, तो ये इंतहाई जो है वो नाजायज़ और हराम है। और हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर जो है वो तकरीबन जो है वो एक्शन ले। इस तरीके के जो इश्तिहारात, बहुत सारे इश्तिहारात ऐसे हैं जो हमने भी जो है वो तकरीबन पढ़े हैं। सही। अच्छा, कॉलर ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, सबा याहिया बात कर रहा हूँ और निहायत ही अहम मौजूद पर बात हो रही है। मेरे 2 सवाल हैं, एक तो मुफ्ती साहब से और एक वकील साहब से मेरा सवाल है। मुफ्ती साहब ने एक जो इन्होंने मेरे बिल की बात की कि देखें बात है कि जब हम शादी करते हैं हम इतनी धूमधाम से करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जो असल मसला है लोग बच्चों को समझाने का, दूल्हा दुल्हन को समझाने का, वो हमें नहीं समझाते। क्योंकि ये ऐसा है कि हलाले तक नौबत क्यों पहुंचती है, पहुंचनी नहीं चाहिए। आपको तलाक इतनी ऐसी चीज है जिसमें शैतान खुश होता है, तो ये चीजें हमें समझानी चाहिए। मुफ्ती साहब आप इस बारे में फरमाइए कि हमें शादी से पहले बच्चों को क्या समझाना चाहिए। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल वकील साहब से वो ये है कि देखें इस्लाम में तो हलाले की हैसियत है, डेफिनेटली आप उसको डिनाई नहीं कर सकते जी। लेकिन जो हमारा कानून, जो हमारा सिविल लॉ क्या कहता है, इज इट लीगल और इज इट इलीगल, ये मेरा सवाल है। ठीक है, बिल्कुल आपके दोनों क्वेश्चंस आ गए हैं जी मुफ्ती साहब। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल जो है बड़ा जो है वो अहम सवाल है और ज़माना जो माशरा है इस सवाल का जो है मुतकाज़ी है, इस बात का जो है वो तकाज़ा करता है। हमारे यहाँ जो मिसाल के तौर पर तलाक का जो रेशो बढ़ा है और मिसाल के तौर पर जो इस तरीके यानी कि तलाक के बाद जो हलाले तक की जो नौबत जो पहुंचती है उसकी बड़ी वजह यह है कि जब हम बच्चों की शादी करने के लिए आते हैं उनको पता ही नहीं होता कि जी भाई शादी नंबर 1 क्यों की जाती है, ये जो हम निकाह कर रहे हैं, निकाह के मायने क्या है, निकाह की इस्तिलाही तारीफ क्या है। अच्छा, एक बात जो है वो आप हमेशा याद रखिएगा कि मिसाल के तौर पर हम किसी जगह से जो है वो जा रहे हैं, अगर हमें रास्ता मालूम होगा तो वो रास्ता हमें आसान होगा, अगर हमारे लिए अगर मालूम नहीं है तो वो रास्ता मुश्किल है। देखिए, 2 रास्ता एक ही है, अगर मालूम है तो आसान है, ना मालूम है तो फिर मुश्किल है। तो इसी तरीके से भाई मिसाल के तौर पर जब निकाह आप करेंगे तो इसी तरीके से उनको निकाह करने के जो है वो मकासद हैं वो भी समझाएं और फिर उसके बाद जो है वो जो तलाक वगैरह के जो मसाइल हैं वो भी समझाएं। अगर तलाक के मसाइल अगर पता होंगे तो तलाक जो है वो कभी भी वाक़ई नहीं होगी। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, ड्रामे देख देख के, फिल्में देख देख के कि जी वो एक बंदा खड़ा होता है डायरेक्ट 3 जो है वो दे देता है, हालांकि शरीयत के अंदर तलाक देने का तरीका ये नहीं है जी। मिसाल के तौर पर अगर आपको मिसाल के तौर पर किसी की बीवी जो है वो हो जाती है यानी कि नाफरमान हो जाती है, नाशिज़ा हो जाती है, यानी कि नाफरमान हो जाती है या मिसाल के तौर पर घर से चली जाती है, तो भाई आप उसको जो है वो 1 तलाक दे दें तो तलाक की तकरीबन 3 किस्में, तलाक हसन, तलाक सुन्नत, तलाक बिदअत।
तलाक अहसन क्या है, सहाबा इकराम फरमाते हैं कि जब मिसाल के तौर पर हमारी जो मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी अगर नहीं बनती थी तो वो तलाक अहसन यानी कि एक तलाक दे देते थे, एक तलाक दे के आप घर पर भेज दें, वो इद्दत पूरी करेगी, वो खुद ब खुद जुदा हो जाएगी। जुदा होने से फ़ायदा ये होगा कि आप हलाले की ज़िल्लत से बच जाएंगे। भाई आपने, वो कहते हैं कि जी इसकी मिसाल ये देते हैं कि भाई जब एक गोली से जो है वो बंदे का सर का दर्द सही हो रहा है तो तीन की ज़रूरत क्या है। भाई अपने आप को औरत से जुदा करना मकसूद है ना। एक आपने तलाक दे दी, उसने इद्दत जो है वो पूरी कर ली, इद्दत पूरी करने के बाद शौहर से जुदा हो जाएगी। सही। अच्छा, फिर हो सकता है कि दोनों का माइंड सेट बदल जाए, दोनों का माइंड सेट बदल जाए, तो उस वक्त ये होगा कि चूंकि एक तलाक दी थी तो हलाले से बच जाएंगे, सिर्फ डायरेक्ट क्या होगा, निकाह हो जाएगा। अच्छा, हाँ सही। तो ये आप ये बताएं कि ये एजुकेशन की ज़रूरत है या नहीं है इसकी, कि अगर हम मिसाल के तौर पर जज्बात में आते हैं, 3 दे देते, फिर सर पकड़ के जो है वो बैठते हैं। सही। आपको अगर मिसाल के तौर पर आप ये समझते हैं कि जी मेरी नहीं बनेगी अपनी बीवी से, तो आप एक तलाक दे दें और उसको बोलेंगे आप इद्दत गुजार के आप क्या हो जाए, अलहदा हो जाए। हो सकता है 3 महीने बाद जो है वो 4 महीने बाद दिमाग जो है वो क्या हो जाए, बदल जाए, तो उस वक्त फिर हलाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट निकाह कर लेंगे। तो एजुकेशन की इस पर बाकायदा सेमिनार्स होने चाहिए, जो एडुकेट साहब बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, तकरीबन बात करेंगे हम। एक बात आखिरी अर्ज में कर दूं जी। कि सिर्फ एक ये भी तस्दीक करेंगे, सिर्फ एक मैं अपने लियाकताबाद की जो है वो एक बात बताऊंगा। एक जगह में बैठा हुआ था, बाकी तो एडुकेट साहब बताएंगे क्या। तकरीबन 5000 जो है वो तकरीबन तलाक़ें हुई हैं। अच्छा। हाँ, तो बाकायदा सेमिनार्स होने चाहिए, इसको जो है वो जंगी बुनियादों पर देखना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा लड़के को भी लड़की को भी, ताकि वो निकाह के मकासद को, जो तलाक का जो सिस्टम है उसको भी जो है वो समझाया जा सके। सही। चलें, यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर अता भाई से इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं कि हलाला क्या होता है और इसकी क्या जो है वो आगे इम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या से सिग्निफिकेंस होती है, तब भाई इस हवाले से बताइए। जी, हलाला जो है बिल्कुल हमारी जो कानून है लॉ के मुताबिक इल्लीगल है, ठीक है। उसमें सेक्शन 7 और सब सेक्शन 6 में जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है फैमिली लॉ में 1961 में, लेकिन इसको हम इल्लीगल इसलिए डिक्लेयर करते हैं कि आजकल जो हलाला हो रहे हैं वो इस्लामी थॉट्स के मुताबिक नहीं हो रहे हैं बिल्कुल, और ये क्रिमिनल ऑफेंस हो रहे हैं, प्री प्लान के तहत हो रहे हैं। और बहुत से वाक़यात ऐसे हैं, मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने जो है मेरे पास आए कि मेरी इस बंदे से पहले दोस्ती थी, अब दुश्मनी है। पता किया तो पता चला कि भाई उसने अपने बीवी को उससे में आके तलाक दे दी थी, और अपने दोस्त को फिर बोला कि मुझसे गलती होगी, मेरे बच्चे हैं, तो बहरहाल आप इनसे निकाह करके फिर उसको छोड़ दे, फिर मैं दोबारा से मतलब हलाला करने के वो कह रहे थे। तो वो जब शौहर ने बीवी ने जाके दूसरे उसके दोस्त से निकाह किया तो उसने बोला मैंने आपसे तलाक लेनी नहीं, तो उस वजह से अपने दोस्त से दुश्मनी हो गई। तो ऐसे जो हलाला होते हैं वो तो बिल्कुल टोटली इनलीगल है और क्रिमिनल ऑफेंस है। और बाकी मुफ्ती साहब ने इस बारे में डिटेल में माशाल्लाह बताया है। सूरह बकरा की आयत भी जो मुफ्ती साहब ने भी बयान की है, तकरीबन 230 है सूरह बकरा की आयत। उसमें अल्लाह ताला ने जो इसका मफ़हूम यही है कि औरत जब तीन तलाक हो जाए तो वो अपने शौहर से, उस शौहर से अलग हो जाए जिससे तलाक हुई है, लेकिन जब वो उस शौहर के बाद दोबारा इस सूरत में आ सकती है कि वो दूसरे किसी और मर्द से निकाह करे, लेकिन उसमें ये ज़रूरी है कि वो अपनी मर्ज़ी से फिर तलाक वाला मामला हो। अगर आपने उसको मजबूर किया तो फिर ये गैर शरई भी है और इलीगल भी है। ठीक है मुफ्ती साहब, इस पर मज़ीद आप एलेबरेट कर दीजिए। ये बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाकायदा शराइत करना, उसको जो है प्री प्लान करना, हाँ, और बाकायदा शराइत लगाना। और नाउज़ुबिल्लाह आजकल तो पैसे तक के मामला चल गए, और जैसा कि भाई ने बताया कि बाकायदा ये इनलीगल है। मैंने बाकायदा इश्तिहारात पढ़े हैं इसमें अखबारात के अंदर, तो बाकायदा प्री प्लान करना, शराइत के साथ करना, इसके लिए पैसे लेना,
तो ये शरई एतबार से सख्त हराम है। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ लोगों एक को की एजुकेट गुंजाइश। करने की बड़ी हाँ। ज़रूरत है। हाँ, सिर्फ एक गुंजाइश है कि आपने नियत करी और आप क्या कर लें, उससे जो है वो ज़वाजी का ताल्लुकात कायम करें, ख़ुद तलाक दे दें या औरत खुद तलाक ले लें, बस। सही। अच्छा, जिस तरह से अभी मुफ्ती साहब भी जिक्र कर रहे थे, हमारे कॉलर ने भी यही बात की, अता भाई भी यही बात कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। जब वो शादी कर रहे हो तो उससे पहले उनको सारी चीज़ें बता देनी चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए कि भाई ये जो गुस्सा होता है ये नहीं करना चाहिए। आप अगर झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उस हद तक ना जाएं कि आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़े, आपको बहुत प्रॉब्लम हो। लोग शायद रिलेशनशिप को बहुत आसान बना लेते हैं, या फिर आज के दौर में वो ये समझते हैं कि नहीं जी ठीक है, अगर हमारी नहीं बनी तो हम छोड़ देंगे, लेकिन फिर उसके बाद उनको याद आता है कि नहीं, हमें तो उस सेम पार्टनर के साथ ही रहना था, हमारे लिए तो वही बंदा जो है वो बेहतर था। तो आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी जो एक इस तरह का रिलेशनशिप का डिज़ास्टर होता है ना, उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि आप वहाँ तक नौबत ना जाने दें। आपके पास था भाई इस हवाले से कितने केसेस आते हैं? मेरे पास तो बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन मैं अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस वक्त ये नवंबर का महीना चल रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट में, कराची में 5 डिस्ट्रिक्ट है, मलीर और 4 डिस्ट्रिक्ट सिटी कोड में, सेंट्रल, साउथ और वेस्ट, ईस्ट। हाँ। हर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त जो फैमिली केसेस है 6000 से तजावज़ कर चुके हैं। तो ये क्या है, ये जो है एजुकेटेड होना चाहिए, इसमें जो है ना सेमिनार्स होने चाहिए। हाँ। और उस पर डिबेट होने चाहिए कि इस तरह क्यों हो रहा है, कि फैमिली केसेस, सबसे ज़्यादा फैमिली केसेस क्यों आ रहे हैं, खासतौर कराची में। और मैं एक वाक़या अपना सुना दूं कि मैं जब जूनियरशिप में था तो मैंने अपने उस्ताद से पूछा था कि सर ये इतने सारे केसेस जो फैमिली मैटर्स क्यों होते हैं, तो मुझे बोला बेटा ये लोगों में शऊर आ गया है, लोग जो है ना तालीम याफ्ता हो गए, ज़्यादातर जो है ना एजुकेटेड लोग इस तरह आ रहे हैं, फैमिली केसेस उनके ज़्यादा। अच्छा। एक बच्चा हो, बच्चे ना भी हों, तलाक की तरफ आ रहे हैं, खुला की तरफ आ रहे हैं, मामूली बातों पे कि भाई मुझे मोबाइल यूज़ नहीं करने दे रहे, मुझे माँ बाप से मुलाकात नहीं करने दे रहे, मुझे शॉपिंग भी नहीं लेके जा रहे। इस छोटी छोटी चीज़ों पे कोर्टों में आके फिर लड़ते हैं और फिर उसके बाद जो है वो खुला की और तलाक की वो बताई जाती है। तो कम से कम यही चीज़ें आप दोनों मियाँ बीवी दोनों, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा खातून, दोनों को तहम्मुल का जो है मुजाहिरा करना चाहिए और थोड़ा सा ठंडे दिमाग से ये ज़िंदगी के फ़ैसले करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप छोटी छोटी बातें फैमिली कोर्टों में लेके आएँ। जी, असल में जो परसेप्शन, अच्छा एजुकेशन जो है वो एजुकेशन इस हवाले से नहीं है। हाँ। एजुकेशन क्या है कि जी BA कर लिया, MA कर लिया, समझ रहे। अच्छा दूसरी बात क्या है कि हमने शादी का जो रिश्ता, जो निकाह का जो रिश्ता समझा है, वो अब तक हमने फिल्में और ड्रामे देखकर जो है वो समझा है। हालांकि हमें इसको खोल कर जो है बताना पड़ेगा। होता ये है कि आपने जब फिल्में और ड्रामे देखकर जो एक परसेप्शन बनाया होता है तो उसमें जो है एक दूसरे से उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता हो जाती हैं। हालांकि हमें हमेशा ज़िंदगी का जो है वो असल रुख जो है, जो हकीकत है, वो हमेशा बयान करनी चाहिए, चाहे अपने बेटे हो चाहे बेटी को। देखो भाई ये ज़िंदगी जो है वो फिल्मों की तरह, ड्रामों की तरह नहीं होती कि 1 घंटे की तरह। सही। अच्छा उसमें, अच्छा फिर उसके बाद उनको यह ज़िंदगी की हकीकत समझाई जाए। देखो भाई कभी धूप भी होगी, कभी छाँव भी होगी, कभी लड़ाई भी होगी, कभी आपका शौहर भी आपको डांट देगा, कभी आपकी बीवी होगी, वो आपसे नाराज़ हो जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों को आपने क्या करना है, फेस करना है। हम सिर्फ और सिर्फ असल में एक, जब तक हम हक़ाइक़ की दुनिया के अंदर जो है वो अपनी न्यू जनरेशन को जो है वो नहीं लेके आएंगे, आप यकीन करें इतने कम उम्र लड़कियां जो है वो, इतने कम उम्र लड़के जो है वो, लड़कियां जो है वो मुर्द जो है वो राब्ते करी, भाई क्या हुआ जी, तलाक हो गई, ये हो गई, वो हो गई। अच्छा चीज़ें देखी जाएं, मामूली सी बातें हैं। अच्छा फिर उसके बाद एक चीज़ की और ज़रूरत है, जब आप बेटी की या बेटी की अपनी शादी कर रहे हैं या बेटे से, तो तीसरे जो फ़र्द हैं, जितने भी लोग हैं, अल्लाह ताला इस चैनल के ज़रिए हमारी आवाज़ जो है वो हर जगह पहुंचा दे। आपसे भी कोई पूछने के लिए आया भाई, तो आप हमेशा मियाँ बीवी को भी मशवरा दें, मियाँ को भी मशवरा, भाई ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा कमरा है, इसकी पॉलिसीज़ आप बनाएं, आप दोनों मिलें, आप दोनों बैठकर जो है वो मिलकर बनाएं। उमूमी तौर पर ज़्यादातर ये हो रहा है, कभी लड़की की माँ जो है वो उसमें मुलव्विस होती है बातें समझाने के लिए, कभी वो होती है, ये होती है, बहनें होती हैं, कभी क्या नाम है लड़के वालों की तरफ से जो है वो कोताही होती है। तो हमारे माशरे के अंदर जो है ये भी एक फैशन बन गया है मियाँ बीवी के मामलात में बोलने का। इस पे जो है वो सख्त वईद आई है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई गिरी, उसकी मग़फ़िरत जो है वो शब क़दर के अंदर भी नहीं होगी। तो लिहाजा अगर आपको तजुर्बा नहीं है फैसलों का या मशवरे, आजकल मशवरा देना भी फैशन बन गया, चाहे आपके अंदर अहलियत हो या नहीं हो, चाहे सामने वाले का बेड़ा गर्क हो जाए। सही।
तो आप क्या बोलें, तब दोनों तरफ से ये बोला जाए कि अपने घर की पॉलिसी, अपने कमरे की पॉलिसी, जी बिल्कुल, अपने मामलात को अपने हद तक रखें और अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आता भाई हमारे शो पर आए। शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है। आज का शो कैसा लगा इसका ज़रूर फीडबैक दीजिएगा हमारी सोशल साइट पर। ऐसे ही देखते रहिए और पसंद करते रहिए सिटी एट 10।